Guys, we are live on Facebook now because of some technical issues. I'll be letting in the people now, and you can begin when I say start. Fine? Okay. So are you ready? Just a second. Yeah. Dr. Shiv Kumar? Okay. Shall we start? Yes, you can start. Okay, so good evening everyone, and apologize for the delay. So thank you all for being present, and I am Pratyush Deva, and I will be the host from the MSN site for this webinar. Over to you, Dr. Rebecca. Good evening. I'm Rebecca Monsi, National Officer for Marketing and Sponsorship from AMSA India. So first of all, I would like to introduce you all to our speaker today, who is Dr. Shiv Kumar, All India Rank 1, NEET PG 2020. So with a score of 1013, you've definitely raised the bars for all of us and truly an inspiration. So how are you doing today, sir? And how has quarantine been treating you? अभी तो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं. कॉलेज में एडमिशन हो गया, बस ज्वाइनिंग 4-5 दिन में ही हो जाएगी. बाकी टाइम तो गेम खेलने में और घर पे मस्ती करने में निकल रहा है. जी सर. तो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट कुछ पॉइंटर्स है. Do not share your screen. Do not please unmute yourself at all times and do not switch on your videos. And if you have any questions, you can direct them to the host, which is AMSA India, और हम वो questions answer करने की कोशिश करेंगे. And we also have a fun game in which the audience can vote for the poll. So do participate in that. And at the end of the webinar, and also at the end of another fun game that we have, we'll be sharing the link for a free subscription, a free 7-day subscription of eGurukul. So stay tuned. So now beginning with the webinar. सर, जब आपको पता चला, जब आपने आपका रिजल्ट देखा, तो आपके दिल में क्या हो रही थी? आपको पता था कि रिजल्ट अच्छा होगा या क्या चल रहा था तभी? जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन हम उदयपुर में थे. मतलब मैं और मेरे 2 दोस्त हम घूमने के लिए गए हुए थे. तो हम वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे थे और वही शाम के 6 बज रहे होंगे लगभग. तो जैसे ही हमारे ग्रुप पे आया एक PDF आई, तो मेरा फ़ोन तो बंद था ही पहले से. जो मेरे साथ में जो दोस्त था उसके फ़ोन पे जैसे PDF आई, उसने देखा तो उसने पहले ध्यान नहीं दिया. फिर एक और PDF आई तो उसने देखा कि रिजल्ट आ गया. फिर मैंने तुरंत उनको बोला कि दोनों के दोनों फ़ोन बंद कर दो जब तक अपना ये टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता. मतलब हमारा वो लास्ट डे था घूमने का उस दिन. तो 8 बजे तक का हमने प्लान कर रखा था कि 8 बजे के बाद में देखेंगे जो भी देखेंगे. उससे पहले यदि कुछ भी खराब होता है, कुछ भी अच्छा होता है, जबरदस्ती अपना जो ये टाइम अपन ने निकाला है इसके लिए वेस्ट हो जाएगा. तो उनका वो फ़ोन भी बंद करा दिया. लेकिन उस टाइम वो फ़ोन बंद करने से जस्ट पहले हमको ये पता चल गया कि हमारे बैच से 3rd रैंक आई. तो जस्ट फिर हमने फ़ोन बंद कर दिया. थोड़ी देर लगभग 5-10 मिनट तक पैल्पिटेशन होते रहे. हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तो आसपास के लोग भी देखने लग गए कि ऐसा क्या हो गया इनके. वो मतलब जस्ट जैसे दोस्तों में चलता रहता है वैसे बातें कर रहे थे कि यदि हमारा खराब आया तो हम सबसे ऊपर मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, तो गिरेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. ऐसे वैसे मतलब ऐसे मस्ती में बात कर रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मजाक कर रहे थे. और ऐसे चेक करा रहे थे कि देखिए किसकी हार्ट बीट सबसे ज्यादा हो रही है, ऐसे मस्त. फिर उसके बाद में हमने फ़ोन बंद कर दिए. फिर हम जो भी हमारा शेड्यूल था वहाँ पे चले गए. 8 बजे के बाद में हम खाना वाना खा रहे थे. तो मैंने फिर भी फ़ोन नहीं देखा था उस टाइम. लेकिन जो मेरे फ्रेंड थे उनके फ़ोन पे मेरे पापा के कॉल्स आए हुए थे. तो उन्होंने बोला कि अब तो एक बार फ़ोन करके देखो, सब लोग परेशान हो रहे होंगे. फिर मैंने फ़ोन किया तो फिर पापा ने बताया कि मतलब मेरी बहन भी MBBS कर रही है, 2nd ईयर में है. तो
उसको इसके बारे में पता था कि मेरे एडमिट कार्ड और एक कहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसने पहले देख लिया था रिजल्ट। तो फिर पापा ने मेरे को बताया, तो मैंने सोचा कि क्या पता किसी और का भी हो, ऐसे हो जाता है कभी कभी। जबरदस्ती पहले ही एक्साइट होकर के पता चला कि हाँ भाई अपन हो गए, और उसके बाद में पता चल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर वो उल्टा पड़ जाएगा। फिर मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया। फिर उसके बाद में जब कंफर्म हो गया, तो वो लोग तो मेरे साथ बैठे हुए, हम खाना खा रहे थे उस टाइम, वो लोग फोटो खींच करके और स्टेटस स्टेटस लगाने लग गए कि हम ऐसे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं फर्स्ट रैंक के साथ, जो भी। तो मतलब मेरे को पता घर वालों से चला सबसे पहले। ऐसा ही मतलब जब पहले आरपीएमटी हुआ था, उस टाइम भी मेरी फर्स्ट रैंक आई थी दोनों बार मेरे को खुद को पता नहीं चला। मैं जब आरपीएमटी का टाइम था, उस टाइम भी मैं गेम खेल रहा था, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज। उस टाइम फिर भी पापा ने आके बताया कि फर्स्ट रैंक आई है, और अभी भी वहीं से पता चला। फिर उसके बाद तो फिर जैसे ही फोन खोला तो वो मैसेज चालू हो गए, कॉल चालू हो गए। फिर वो उसके बाद का पूरा टाइम खराब हो गया। मैं उदयपुर से जयपुर आने का जो भी रात में ट्रेन से आए थे, वो पूरी रात ऐसे ही निकली। 3 घंटे सोए, मुश्किल से सोए। जी सर, तो फिर वो बहुत ही अमेजिंग टाइम होगा जब आपको पता चला होगा। हाँ, मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं ये सब फर्जीवाड़ा है, ऐसे अपने ऐसा तो नहीं हुआ था पेपर। क्योंकि मेरे को वो एग्जाम के जिस दिन एग्जाम हुआ था, उस दिन थोड़ा सा नींद का प्रॉब्लम था, तो मेरे को लग रहा था मतलब एग्जाम के बाद में आने के बाद में मेरे को ऐसा नहीं था कि अपन क्या करके आए। मेरे को कोई दूसरा पूछता था कि ये क्वेश्चन भी आया था, तो मैं सोचता था ये आया था क्या, मतलब मेरे को याद नहीं थी। तो मेरे को थोड़ा डाउट था कि पता नहीं हुआ होगा नहीं होगा। फिर लेकिन इसलिए शुरू में तो ऐसे विश्वास नहीं हुआ था, उसके बाद में फिर ठीक है, नॉर्मल हो गए थे बाकी। सर आप बहुत इलेटेड फील कर रहे होगे ना उस टाइम पे जब आपका रिजल्ट आया होगा। हाँ, रिलेटेड ही है। मतलब उस टाइम पे ये था कि मतलब पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्योंकि एक तो कॉल्स आ रहे थे, फिर वो जो दोनों साथ में थे वो मस्ती मजे लिए जा रहे थे मेरे, जबरदस्ती कि अब तो ये करोगे, ये हो गया, ये से ये, फिर हमारा ऐसा है, ये है मतलब। तो उस टाइम पे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि एक कॉल कटा में साथ में 2-3 कॉल आ रहे हैं, फिर वो उस पर बात कर रहे हैं तब भी। उस टाइम पे मतलब अ, बैठ नहीं पा रहा था सोचना कि क्या क्या सिस्टम, इतने लोग, मैं समझ ही नहीं पा रहा था उसमें कि हो क्या रहा है। अब वो तो सर उसके बाद में आपकी मतलब दो वैसे तीन दिन नीट तक ऐसे। यूजी की तैयारी, हम्म। बहुत बढ़िया सर। सर आपके सर नीट यूजी की तैयारी में और नीट पीजी की तैयारी में जो फंडामेंटल डिफरेंस था वो एग्जैक्टली सर आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे। मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगता है, सही सही बताऊँ ना तो। नीट पीजी मतलब देखो, मटेरियल का डिफरेंस है, नॉलेज अलग अपने आप ही बिल्कुल सर। बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहती है ना, वो सेम ही थी। उस टाइम पे भी मैंने जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकता था वो दिए थे। वही मैंने मेरी गलतियां ढूंढ करके उनको सही करने का ट्राई किया था। इस बार भी मैंने सेम किया। और एमबीबीएस के पीरियड में थोड़ा सा इधर उधर जरूर चले गए थे, और फिर ट्रैक हो गए थे, फर्जीवाड़े करने लग गए थे। तो वहां से मतलब वो जब इंटर्न में आए तो वापस से जो मैंने नीट यूजी के टाइम पे किया था, मैं हमारे टाइम पे एआईपीएमटी आरपीएमटी था, वो जो किया था उस वही मैंने इधर रिपीट किया, तो मेरे को थोड़ा सही रहा, रिजल्ट मिल ही गया। तो सर मतलब अच्छी बात है, आपने अभी बस इंजॉय भी करी, पढ़ाई भी अच्छे से करी, रैंक वन भी ले आए। तो ओवर टू यू रेबेका। सर लेकिन आपने आपका सक्सेस मंत्र क्या है? क्या आपको मोटिवेटेड रखता है कि आप प्रिपेयर करते रहे? आपने जैसे कहा कि एमबीएस में थोड़ा हो गया था, बट फिर अब कैसे वापस ट्रैक पे आए? क्या था वो चीज? वही मैंने बताया था ना कि फाइनल ईयर का जब रिजल्ट आया था, तो किसी ने ये बोला था कि आप भी हमारी कैटेगरी में आ गए हो। तो बात थोड़ी सी ऐसे लगा कि यार मतलब वहाँ पे आरपीएमटी में फर्स्ट रैंक थी, कॉलेज में आए तो उस रैंक के हिसाब से सीआर बना दिया, टीचर जानने लग गए थोड़ा लोगों के बीच में भी। और अब वो बोल रहे हैं कि आप हमारी कैटेगरी में आ गए, ये मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो अपन जैसा भी जितना भी कर सकते हैं। मैंने फिर भी ये नहीं किया कि मेरे को यही करके ही दिखाना है। मेरा जस्ट ये था कि अपन जितना बेस्ट कर सकते हैं अपन को उतना करना है, बाकी जो होगा वो अपने हाथ में तो है नहीं। वो गीता जी में कहा है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो वाला सिस्टम। तो मैंने केवल इस पे फोकस किया कि मैं मेरी गलतियों को ढूंढ ढूंढ करके सही करता जाऊँ। मतलब मैंने आजकल तो मैं जूनियर से बात कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि बॉस मेरा ये टारगेट है कि मैं टॉप 50 में आ जाऊँ। मैं उनको यही बोलता हूँ कि टारगेट रैंक का टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि अपना कितना जो आपको आता है उसमें से बेस्ट दे सको।
तो बस मेरा यही था कि जितना मेरे को आता है उसमें से मेरे को सही करना है, बस जो नहीं आता उसके बारे में ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना और कोई कुछ कर सकता है। तो मेरा तो यही था कि मेन जितना आ रहा है उसको सही करते जाओ, जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारते जाओ, और हर चीज के पीछे मत दो, और ये भी नहीं कि जस्ट पढ़ाई पढ़ाई करते जाओ, वो वाला भी नहीं होना चाहिए। सर आपकी इस सक्सेस में सर आपकी फैमिली का क्या रोल था? मैं घर पे रहा था, तो मतलब जितना मेरा है उतना ही फैमिली का है, क्योंकि हॉस्टल मैंने इंटर्न में, मतलब पहले मैं हॉस्टल में रहता था, एग्जाम टाइम में हॉस्टल चला जाता था, लेकिन लास्ट में मेरे को जब प्री फाइनल फाइनल ईयर में मेरे को पता चल गया था कि एग्जाम टाइम में हॉस्टल में रहने में फायदा तो है, लेकिन नुकसान ये है कि यदि कोई आके बैठ गया और यदि आपका पढ़ने का मन है तो कुछ नहीं कर सकते, और फिर वहां पे सिंगल रूम में रह रहे हो आप, तो फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है कि खुद ही खुद कुछ भी सोचे जा रहे हो, किसी से कोई बात नहीं कर सकते, मस्ती नहीं कर सकते, मतलब रिफ्रेशमेंट का कोई और तरीका नहीं है, तो फिर वो झिल जाते हैं वहां पे। इसलिए फिर मैंने घर का सोचा। तो जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि अब बस बोर हो गए, अब नहीं पढ़ा जा रहा, बस किताब बंद करो, घर वालों के साथ मस्ती करने लग जाओ, खेलने लग जाओ, कुछ भी कर लो। सर आपका जो मतलब ये अब फ्री टाइम में आपकी मतलब हॉबीज क्या होती थी? लाइक व्हाट वर योर हॉबीज उसमें फ्री टाइम में टाइम पास करने के लिए? टाइम पास के लिए पहले तो जब हमारे जैसे ही और लोग अवेलेबल थे 10वीं तक 12वीं तक, तो हम खेलने चले जाते थे, कहीं पे भी कुछ भी खेल लिया। लेकिन अब जैसे जैसे लोग बाग दूर होते गए, तो अब केवल मोबाइल गेमिंग पे आ गए। पिछले 4 साल से मैं केवल क्लैश ऑफ क्लैंस ही खेल रहा हूँ, और मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो ऐसा था कि मैं 7-8 घंटे क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था। और और अभी इस टाइम भी सेम कंडीशन चल रही है, 6-7 घंटे क्लैश ऑफ क्लैंस ही खेल रहा हूँ। जी सर, तो फिर आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको ऐसे कुछ था कि कोई कोट या कोई बुक जो आपके मन के बहुत पास थी, जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए? देखो, एक तो एपीजे अब्दुल कलाम ने जो कुछ भी कहा ना, वो सब कुछ मेरे को सही लगता था, मतलब मैं जी सर। उनकी बातों को बिल्कुल जैसा भी बोल रहे हैं ना वैसा मानने का ट्राई करता था कि ऐसा अपन कर सकें। ये तो है कि जैसा उन्होंने कर दिया वैसा बिल्कुल 100% तो हो नहीं पाता। बाकी मैं और भी जितने अपने जो भी पुराने संत हैं, और ये स्वामी विवेकानंद हैं, आचार्य चाणक्य हैं, मतलब इनके जो भी कोट्स होते हैं ना, उनको ट्राई करता था कि हो तो नहीं पाते हैं, लेकिन जितना हो सके 5%, 10%, 15-20% वो अपन उसको अपने जीवन में ला पाए। और सबसे जो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे जो था, वो सबसे जो मेरा अभी तक स्टेटस भी है व्हाट्सएप पे मैंने लगा रखा है, उसको हटाया भी नहीं है, कि यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो बिना काम के बहाने बनाना छोड़ दो, एक्सक्यूज देना छोड़ दो। या तो आप एक्सक्यूज ही बना सकते हो, और या तो आपके पास रिजल्ट ही हो सकता है। ये मैंने बिल्कुल फील किया था, इसको एक्सपीरियंस किया था। मतलब फाइनल ईयर के टाइम में मैं एक्सक्यूज देता था यार कि मैं यूनियन में जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए इसलिए मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, इसलिए मैं कल पढ़ लूंगा। बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरे को पता चला कि जबरदस्ती के एक्सक्यूज दिए थे, और भी तो थे जो यूनियन में थे, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो वो कोई बात नहीं है। तो मतलब उससे मेरे को ये पता चला कि जबरदस्ती के एक्सक्यूज अपन खुद से बना के दे रहे हैं, अपन को काम नहीं करना है इसलिए अपन एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो इस जैसे ही आप एक्सक्यूज देने लगो तो अपने आप को रोक लो कि देख ले भैया, या तो तू एक्सक्यूज दे ले या तो तू रिजल्ट दे ले, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं। सही है बिल्कुल सर, सर, एक्सक्यूज बिल्कुल। के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता, एक्सक्यूज देते रहे तो। हाँ, हर जगह एक्सक्यूज, मतलब मेरी खुद की आदत हो गई थी, कुछ भी एक्सक्यूज देके निकालना। बाद में इंटर्न में जैसे आए पता चला, तो ऐसे मेरे को पता चल जाता कि मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ, मैं अब रुक जा भैया, काम कर ले, ऐसा। सर जैसे आपकी बात मैंने सुनी, आप मतलब आप एक्सक्यूजेस देते थे और आपने फिर बाद में अपने आप को अंदर से मोटिवेट किया कि नहीं मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और सर आपके जो आसपास की मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी होती थी काफी, आपने उनको भी मतलब थोड़ा सा साइड पे कर दिया होगा। तो सर वुड यू लाइक टू टेल अस कि हाउ यू यूज्ड टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस एंड हाउ यू यूज्ड टू वो साइड पे कैसे करा आपने? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अभी के जमाने में, डिस्ट्रैक्शन फोन से है। बिल्कुल सर। फोन में भी स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इनसे। बहुत ज्यादा। फेसबुक का मैंने शुरू में, फेसबुक पे क्या था, मैं पहले फेसबुक पे नहीं था, मैं अभी शायद थर्ड ईयर में फेसबुक ज्वाइन किया है, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट तो था ही नहीं। मैंने सोचा कि अपन ने फेसबुक पे अपन पढ़ाई करेंगे, मतलब बहुत सारे सबके पेजेस बने हुए हैं, तो उनको अपन फॉलो करेंगे, वहाँ पे अपन भी क्वेश्चन डालेंगे, सर आंसर बताएंगे, बच्चे क्वेश्चन डालेंगे, बच्चों के आंसर पढ़ेंगे, तो अच्छा लगेगा। मैंने एक बार ट्राई किया,
शायद एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था। फिर मैंने सोचा पढ़ साथ में पढ़ भी लेते हैं। मैं पढ़ने लगा, मेरा दिमाग वहीं रखा रहा, क्या सर ने आंसर दे दिया होगा, क्या आंसर दिया होगा, वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे। उस दिन मेरे समझ में आ गया कि फेसबुक को तो बंद कर दे, जबरदस्ती ना इधर का पढ़ पाएगा ना उधर से कुछ ले पाएगा। तो फेसबुक मैंने मतलब शुरुआत में बंद कर दिया था कि फेसबुक से इतना ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरे को। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर पाते हैं, मैं नहीं कर पा रहा। मेरा ये था कि मैं एक बार देखने चला, चल यार थोड़ी देर क्वेश्चन पे बाद में कर लूंगा, अब पहले ये देख लेता हूँ इस दोस्त ने ये फोटो डाली है, इसने ये किया, ये किया। तो मैंने फेसबुक को हटा दिया था। व्हाट्सएप में पहले यूजुअली अनस्टॉल कर देता था एग्जाम टाइम, लेकिन इस साल क्या ना इंटर्न में नोटिस सब आते रहते हैं, तो मैंने उसको बंद नहीं किया। तो मैंने बाकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए कि जब मैं देखूंगा तभी मेरे को पता चलेगा कौन क्या कह रहा है। जबरदस्ती बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएगा कि हाँ भाई ये कर ले वो कर ले। तो जब भी मैं फ्री होता था, जब भी ऐसे बोर हो जाता था, तो फेसबुक पर वो व्हाट्सएप चला के देखिए। सर इंस्टाग्राम पे तो जैसे मैं आजकल क्वारंटाइन में भी सर जैसे मतलब काफी लोग होते हैं, मतलब सर उठते हैं सुबह उठ के सर इंस्टाग्राम ऑन कर लिया, तो मतलब उसके बाद मतलब यू सजेस्ट कि हम लोग सारा कुछ अनइंस्टॉल करके नोटिफिकेशंस ऑफ कर लें, दैट्स इट? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब मेरे से ये होता था कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे को ये था कि ये मेरे को बिल्कुल 100% मेरा टाइम वेस्ट करना है, मेरे को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं। तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। मेरे पास वो एक ही तरीका था। यदि आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो कि ठीक है कि मैं आधा घंटा ही देखूंगा, तो फिर वो सबसे बेस्ट है। उससे आप रिफ्रेश भी हो जाओगे और आपका मतलब अनस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा और पढ़ाई भी साथ के साथ चलती रहेगी। वो वाली कंडीशन है। मतलब अपन को रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना है कि नुकसान भी ना हो रहा हो और अपना फायदा भी होता रहे। लेकिन अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है, क्लासेस भी सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ज्यादातर लोग मोबाइल पे ही देखते हैं या लैपटॉप पे ही देखते हैं। तो फिर ऐसे 5-7 घंटे के क्लासेस के बाद डिस्ट्रैक्शंस तो है ही। अब मोबाइल देख रहे हो तो एक मैसेज आ गया, आप देखोगे ही। तो आप कैसे उसे दूर करें? क्या हम ऐसे करें कि हम पढ़ने बैठ जाए कुछ करके? नहीं देखो, मेन रीजन क्या है कि अपन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अपन को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। पढ़ना यदि इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो अपने आप अपन पढ़ाई की तरफ चले जाएंगे। अपना सीधा सीधा ब्रेन का ये है कि जो चीज अपन को ज्यादा अच्छी लगती है अपन उसकी तरफ जाते हैं। तो यदि अपन पढ़ने में यदि इंटरेस्ट वाली चीज पढ़ेंगे या फिर उसको जो भी पढ़ रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली अपन पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे किसी को क्लिनिकल केस में यदि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको पेशेंट की तरह करके पढ़ो कि ये पेशेंट ही मेरे पास आ रहा है, तो 100% आपका ध्यान वहां से हटेगा ही नहीं। उल्टा ये और करेगा कि चल यार इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। अच्छा ये पेशेंट आ गया, इसको मैं कैसे ट्रीट करूँगा, इसकी ये क्या और प्रेजेंटेशन के साथ मेरे पास आ सकता है, मतलब और क्या इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, क्या मेरे से गलती हो सकती है। ये चीजें अपन इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि अपन क्वारंटाइन में हैं तो अपन टाइम वेस्ट ही कर रहे हो सकता है कि अपन पढ़ भी रहे हो। फेसबुक पे भी कई ऐसे पेजेस हैं जैसे आप कुछ ना कुछ तो आप मतलब गेन होता ही है। और ये कंफर्म है कि आप कुछ भी गेन कर रहे हो वो इमीडिएटली हेल्पफुल नहीं हो, लेकिन कभी ना कभी वो फायदा जरूर करता है। तो मेन तो जो क्वारंटाइन के पीरियड में जो मोटिवेशन का है पढ़ने के लिए, वो तो यही है कि क्वारंटाइन खत्म होने के बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। फिर तो सही ये हो सर। जाएगा कि तो फोकस यही रखो कि अभी जितना पढ़ सकते हो उतना। देखो ये तो कंफर्म है कि जब सभी घर में रह रहे हैं और दूसरे भाई बहन कुछ फोन में देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो अपना भी ऐसा तो होता नहीं है कि अपन बिल्कुल ऐसे रेजिस्टेंट है कि अपने पास कुछ नहीं आएगा, सब मोह माया है, अपने तो केवल पढ़ाई पे ध्यान है, ऐसा तो होता नहीं। तो जितना मैक्सिमम दे सकते हो उसको अपने को देना चाहिए कि ठीक है कि मैं जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ूँ, जितना मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है उतना पढ़ लूँ, नहीं आ रहा तो ट्राई करूँ कि मैं इंटरेस्ट बना पाऊँ। स्टार्टिंग में कम टाइम से लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो मेन फोकस अपना यही होना चाहिए कि अपन कैसे अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें, और उसके लिए मोटिवेट केवल एक ही चीज कर सकती है कि आपको सीखना है। जी सर। तो सर ओवर टू। आज ओवर टू रेबेका। तो हमने एक पोल किया था, तो उसमें अब जो आ रहा है हम वो शेयर कर लेते हैं। तो काफी मतलब बंदों ने मतलब 1 to 2 या 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करी है मोस्टली।
सही है। पर सर अब जैसे हम हैं, हम तो मतलब क्लासेस में मुश्किल से बैठ पाते हैं, क्लासेस में भी सोते हैं, और अब तो सर मतलब लाइक मिड सेमेस्टर की भी डेट शीट आ गई है एंड वी हैवंट स्टार्टेड लाइक स्टडीइंग एट ऑल, बिल्कुल भी। तो मतलब सर थोड़ी सी मोटिवेशन आप दे सकते हो, मतलब कि हम लोग थोड़ा फिर से पढ़ पाए, अच्छे से देखो, शुरू मैं कर पाए। एक ही चीज मैं सबसे पहले बताऊं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारी एनाटॉमी की जो एचओडी थी मैम, उन्होंने सब्सिडाइज होता है सब जगह है ना, हर 7 दिन में वो सब्सिडाइज होते हैं। तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं बताया, तो उनको बुला लिया। मैं वहीं पे था, मैं क्या ना सीआर था, तो वो सबसे पहले सीआर को बुलाते थे, सीआर आ गया हो। तो वो सिस्टम था, मैं भी चला गया। फिर मैम ने उनसे कही कि बेटा तू खुद से बता, यदि तेरे पेरेंट्स बीमार होते हैं तो तू किसको दिखाएगा, जिसको आता है कि जिसको नहीं आता है, ये खुद से सोच लो। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मतलब आप अभी तो ठीक है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, इच्छा हो रही है तो भी उसको स्किप कर रहे हो। तो यही चीज सोचो कि आने वाले 10 साल बाद में क्या आप इस कंडीशन में होंगे कि आप खुद कह सकते हो कि मैं अपने पेरेंट्स को या फिर किसी आपके दोस्त के पेरेंट्स को वो पेरेंट आपके पास दिखाने आ जाएगा क्या? मतलब आप इतने काबिल हो कि वो आपको दिखाने आ जाए। तो ये चीज आपको सोच के रखनी है कि आप आगे तभी अच्छा कर पाओगे जब आपको कुछ नॉलेज है। ठीक है कि अपन यूसी 1.5-2 महीने में पढ़ के पास हो जाते हैं, और वो एग्जाम खत्म हुए वो उड़ भी जाता है, कुछ याद भी नहीं रहता, थोड़ी बहुत चीजें अटक जाती है, वो अटक जाती है। तो मेन फोकस अपना ये होना चाहिए इस पीरियड में। यूसी पास करने का सबसे बेस्ट तरीका वो 1.5-2 महीना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने भी यही किया था। लेकिन मेन जो पीरियड अपने पास पहले है, उसका इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए कि अपन उसको अपनी लर्निंग में काम में लें, कि अपन उसको आगे लाइफ में इम्प्लीकेट कर पाएंगे, पेशेंट्स को उससे अपन फायदा होगा। ठीक है, तो वही सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब आपका एम ये होना चाहिए कि मेरे को एक अच्छा डॉक्टर बनना है, रादर देन कि मेरे को एग्जाम पास करना है। यदि एग्जाम पास करने का एम रहेगा तो 100% अपन लेजी रह जाते हैं कि ठीक है यार पढ़ लेंगे, 10 दिन पहले पढ़ लेंगे। बोथ ने भी यही कही थी कि 10 दिन पढ़ के पास हो जाते, वो वाली बात है। तो यदि आपको ये है कि ठीक है मेरे को एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मेरे को कुछ नॉलेज होनी चाहिए, मैं पेशेंट में कुछ गड़बड़ ना कर दूं, मेरे से मेरे आसपास वाले, ठीक है हम घर मतलब परिवार में पहले डॉक्टर, तो आसपास वाले पूछेंगे बेटा तू एमबीबीएस कर रहा है, बता मेरे ये बीमारी हो गई, अब इसका क्या इलाज होगा, क्या करूं, किसको दिखाऊं। तो मतलब आपको थोड़ा बहुत हल्का आइडिया होगा, तो कम से कम उनके सामने बेइज्जती तो नहीं होगी। तो इन चीजों को सोच करके आप पढ़ोगे तो 100% मोटिवेशन आता है। मेरे को इन्हीं सी चीजों से आता था। मेरे पास मतलब मेरे आसपास वाले इतने पेशेंट आते थे, तो मेरे को लगता था कि मैं उनको दिखाने भी जाऊंगा तो या तो रेजिडेंट मेरे से कोई कुछ कुछ पूछ लेगा, चल तू फर्स्ट ईयर में है, चल तू सेकंड ईयर में, ये बता। उनके सामने बेइज्जती कराने से अच्छा है कुछ पढ़ लो। प्रोफेसर कुछ पूछ लेंगे। तो ऐसी वाली चीजें हैं कि अपने आप आपको मोटिवेशन आता है। और मेन एम अपना अच्छा डॉक्टर बनना होना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो कि किसी का गड़बड़ ना करे। सर जैसे आपने कहा कि आपको मोटिवेशन मिलती थी अपने पेशेंट्स को देखकर, लेकिन आप जब कॉलेज में होते हो आपका एक पीयर ग्रुप होता है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो हाउ डू यू हैंडल पीयर प्रेशर? क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम सब नए नए आते हैं, सब ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो फिर वो फीलिंग के साथ आते हैं। बट सेकेंड ईयर हनीमून पीरियड में थोड़ा सा हम इजी ले लेते हैं, फिर वापस थर्ड ईयर में आके हम लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, फिर फाइनल ईयर में आके हमें झटका लगता है। तो उसमें हम कैसे, फ्रेंड्स का रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? आपने कैसे किया था? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि बैचमेट्स हमारे भी 250 हैं, तो बैचमेट से सबसे अच्छा रहना चाहिए। किसी से भी मतलब रिलेशन तो खराब किसी से ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनमें से छटे हुए रहने चाहिए कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ये न्यूट्रल है। नुकसान तो खैर कोई क्यों ही पहुंचाएगा, लेकिन मेन अपना फोकस ये रहना चाहिए कि जो लोग अपने लिए हेल्पफुल हैं उनकी तरफ आप फिक्स रहो। बिल्कुल सर। तो सर आपने मतलब अपने कॉलेज के टाइम लाइक उसमें टाइम पीरियड को जब क्लासेस लगती थी, उसको सर आपने अपनी पीजी की प्रेपरेशन में मतलब आपने उसको सर इंटीग्रेट कैसे किया इकट्ठे? मैं सेकेंड ईयर से मैंने नोट्स बनाना चालू किया था, हम्म। भाटिया मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरा
जनरली ये रहता था कि उस टाइम पे रिवाइज तो कर नहीं पाते थे। नोट्स बनने के बाद में मैं कोशिश करता था कि पढ़ लूँ, लेकिन वही चीजें हैं कि दोस्त मजे कर रहे हैं, मैं भी फिर उधर ही निकल जाता हूँ। वो पढ़ाई तो उसके बाद में तो हो रही भाई, लेकिन मैं ये करता था कि जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हो गए वो मैं ज्यादातर सब्जेक्ट्स में नोट्स से ट्राई करता था कि पीजी के नोट्स से हो जाए तो अच्छा है। फिर जो कुछ चीजें मैं पुराने पेपर्स देखता था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे नोट्स में कवर हो गए तो ठीक है, जो नोट्स में कवर नहीं हुए उनको अपन बुक से देख लेते। मैं ये चीजें कुछ ही सब्जेक्ट्स में कर पाया, ज्यादातर में फिर मैंने वही जो भी अपनी रिव्यू बुक्स आती हैं उनके थ्रू किया। लेकिन जो अब मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि जब मैं पीजी के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का, कि सेकंड ईयर से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर यूसी एग्जाम के लिए प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे मेरे मतलब जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले जब भी आप उस ईयर की प्रिपरेशन करने वाले हो, जैसे मैं कहूँ कि आप प्री फाइनल ईयर में हो, प्री फाइनल ईयर की आपको एग्जाम देनी है और आपको पीजी के लिए भी तैयारी कर रहे हो साथ में, तो आप जब भी प्री फाइनल ईयर के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो तो उससे पहले आप पेपर्स देख लो पुराने ईयर्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूसी में आते हैं। उनके बाद में आप अपने नोट्स पढ़ लो या नोट्स बना लो। पता चल गया कि 60-70 पार्ट अपना नोट्स में कवर हो गया, अब जो 30-40% पार्ट बचा है उसको आप टेक्स्ट बुक से कर लो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का रोल अभी इसमें जो 30-40% पार्ट है वहां तक है, साथ में जो भी प्रेवलेंट कंडीशन है इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ऑर्थो की बात करूँ, कैटरेक्ट हो गया, हाइपर, अब अपने मेडिसिन की बात करें तो हाइपरटेंशन है, ये जो भी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, उनको आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। मतलब उनके बारे में आपको नॉलेज अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है, क्लिनिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और छोटी मोटी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन पार्ट यही है कि आपको पहले पेपर देखो खुद के, फिर आप पीजी के नोट्स के थ्रू पढ़ लो, 60-70 पार्ट वहां से हो गया, बाकी फिर टेक्स्ट बुक से कर लो, ये हो गया। उसके बाद में जब भी आपकी यूसी एग्जाम लगने वाली हो उससे 1-1.5 महीने पहले इसी तरीके से उसको रिवाइज कर लो, जहां से जो चीज पड़ी वहां से रिवाइज कर लो, इजीली हो जाएगा। आपका पीजी का भी प्रिपरेशन हो गया, 2 बार आपने रिवाइज भी कर लिया, आपका यूसी भी अच्छे से निकल गया। तो वो बात अलग है कि आपको यूसी में टॉप करना है ना, तो फिर अलग तरीके से चलना। ठीक है, मैं जस्ट वो बता रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, मतलब सर आप कह रहे हैं कि भी हम लोग क्लास में नोट्स बना के उसको हम लोग रिवाइज करें साथ साथ, और साथ साथ ही हम लोग अपनी पीजी की प्रिपरेशन करते रहे। हाँ, वो पीजी की प्रिपरेशन ही तो है, आप नोट्स बना रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, वो पीजी की प्रिपरेशन चल रही है, साथ में जो यूजी वाला पार्ट है उसको आप वहीं से पीजी के लिए पढ़ रहे हो। ये तो है नहीं कि अपन को एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेगी। वो हो गया, कुछ टॉपिक्स यूसी में इंपॉर्टेंट होते हैं जो पीजी में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको अपन टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, तो इससे अपना जो भी पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाता है। सर यहाँ पे हमने एक पोल किया था अभी कि मतलब कैन यू से नो टू योर बेस्ट फ्रेंड फॉर अ मूवी, कि अब दोस्ती पे बात आ गई है, तुम पढ़ाई कर रहे हो और अब दोस्ती पे बात आ गई है। तो यहाँ पे काफी बंदों ने बोला कि वो उनको मना कर सकते हैं मूवीज के लिए। सर अच्छी बात है ये, मतलब ना, क्योंकि अब पता मोस्टली नहीं जहां है तक तो मैंने देखा है कि नहीं मना कर पाते। नहीं, मतलब डिपेंड करता है हाँ जी। कि किस लेवल पे पहुंच गए हो आप, है ना कि हाँ जी। आप ऐसा है कि एग्जाम है अगले दिन और हाँ उसे एक जी। दिन पहले दोस्त कह रहा है, फिर तो ऑब्वियसली नहीं, मतलब सब मना ही करेंगे। हाँ जी। ऐसे ही ठाले बैठे हैं, लग गए कि चलो पढ़ लेते हैं, दोस्त सारे मूवी के लिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि चल ले यार तू भी 3-4 घंटे, फिर उस टाइम पे चले जाना चाहिए। क्योंकि देखो हाँ दो चीज जी। होती है, उसका भी मन रहना चाहिए, उसको भी ये नहीं लगना चाहिए कि अलग ही खुद का ही गाया जा रहा है, हमारी कुछ सुनता नहीं है, जब भी काम होता है तो आ जाता है। मतलब फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप की तरीके से रहनी चाहिए। ठीक है, हाँ यदि जी। आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे बिल्कुल मना कर रखते हो, उसको ये कह सकते हो कि भाई ठीक है चलो 2-3 घंटे बाद में चल लेंगे अपन, जो भी अगले शो में चल लेंगे ऐसा। हाँ लेकिन जी ये है सर। कि फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप के लेवल पे भी रहनी चाहिए, और ये सर नहीं आप कि वैसे, हम्म, हाँ जी सर, आप वैसे एक बात बताइए कि मतलब सर दीज डेज ना तो काफी बच्चे होते हैं, दे आर रियली कंफ्यूज्ड कि भी हमने अब्रॉड जाना है या इंडिया में रहना है, यूएसएमएलई करनी है, नीट पीजी करनी है, क्या करना है हमने। तो सर आपने मतलब कब डिसाइड किया था कि वी यू विल स्टे इन इंडिया एंड आपने लाइक यूएसएमएलई वगैरह के लिए इतना नहीं प्रिपेयर करना, हाँ मैं मतलब मेरे कब को डिसीजन देखो, था आपका। मेन मेरे को हमारे फार्मा के प्रोफेसर हैं, एक सर हैं, उन्होंने बोला था कि तू यूएसएमएल करना। मैं सर ने कह दी तो फिर ठीक है अपन भी चालू। मैंने साइट पे सर्च किया, क्वेश्चंस देखे मेरे को बहुत मजा आया कि मतलब वो हाँ जी। क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे उनके, मतलब वही, मतलब आपको दिमाग लगाना है, आपको निकालना है कि इसके क्या डायग्नोसिस हो सकता है, क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे हुए। तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो अपन
बाहर जाने का लिए ट्राई करते हैं। फिर मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है, तू तो यहीं पे कर ले, बाहर बाहर सब बाद में कभी जाने का हो तो ऐसे 1-2 साल के लिए जाया ना, पता चला वहीं पे जा करके रह रहा है, क्या फायदा नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, ये एक बात कंसिडर कर लेते हैं। मैंने फिर उसका देखा कि चलो एक बार स्टेप 1 तो क्लियर करके देख ही लेते हैं, क्या जा रहा है। मैंने उसका फॉर्म वो देखा, 50,000 मतलब फीस देखी मैंने कि बहुत ज्यादा फीस है, अपन अपने बस की बात नहीं है इतनी फीस के साथ, ना अपन को बाहर जाना है, जबरदस्ती बाहर भी नहीं जाना है, इतनी फीस दे के आप क्लियर भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं। फिर मैंने उसके बाद में उसको छोड़ दिया। ठीक है, मेरा मेन फोकस फिर यही रहा कि अपन को जब इंडिया में रहना है तो यहीं के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एक पता नहीं कौन जो मैंने वो एक क्वेश्चन बुकलेट थी, पीडीएफ ही था, मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, वो यूएसएमएल की तैयारी कर रहा है, वो मैंने खुद से सोल्व की थी, तो मेरे को अच्छा लगा और उसने हेल्प भी की, मतलब मेरे को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प की कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कभी भी। अब जनरली पहले नीट में आते नहीं थे, इस साल वैसे ही आए तो थोड़ा फायदा हुआ। जी सर, तो हम यहाँ पे कभी पोल कर रहे हैं ताकि हम देख सके कि कितने लोग डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें कहाँ पे पीजी करना है, तो आई एम जस्ट सेटिंग दैट अप अभी। तो सर मतलब आपने यूएसएमएल की तैयारी करी थी, बट वो आपकी इंडियन पीजी में भी काफी हेल्प हो गई थी। मैंने तैयारी नहीं की थी, मतलब मैंने ट्राई किया था। हाँ जी, मैंने मतलब ट्राई भी केवल किया था। 5-10 दिन बस, उसके बाद में फिर छोड़ दिया था उसको। हाँ तो जी, मतलब हेल्पफुल वो इस वे में है कि वो क्वेश्चंस उसके हाँ ठीक जी, होते हैं, क्लिनिकल ओरिएंटेड होता है ना क्वेश्चंस वहाँ पे क्लिनिकल सारे ओरिएंटेड मोस्टली। होते हैं, तो आपको थोड़ा जैसे सा कि आइडिया मिल जाता है। मतलब हाँ जब जी, मैंने उसको सेकंड ईयर से किया तो मेरे को ये पता चल गया कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेरा उस डायरेक्शन में इंटरेस्ट पड़ गया। तो एक प्रोग्नोसिस करके ऐप था, तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया था, उसके थ्रू फिर मैं वो क्लिनिकल केसेस करता था, तो मेरे को मजा आया और उसी की वजह से मेरे को थोड़ा क्लिनिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो वो ऐप प्रोग्नोसिस नाम का ऐप था। सर प्रोग्नोसिस था। सर यहाँ पे हमने एक पोल किया था कि आगे यूएसएमएल इंडिया वगैरह के बारे में, तो सर मतलब यहाँ पे मतलब काफी बच्चे हैं, 25% के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने भी नहीं डिसाइड किया कि भी कहाँ उनको जाना है। और हम्म मतलब मोस्टली बच्चे तो कह रहे हैं कि भी हम तो इंडिया में ही रहेंगे। हम्म तो सर मतलब आप उनकी नहीं, थोड़ी सी वो कर सकते हो, ओरिएंटेशन बना सकते हो कि भी मतलब उनको थोड़ी डायरेक्शन देने की भी। हाँ मतलब हाउ डू यू हैव टू डिसाइड कि भी मैंने इंडिया में करना है या बाहर के लिए करना है, थोड़ी डायरेक्शन, थोड़ी रे ऑफ लाइट दिखानी है उनको। देखो मैं तो सीधी सीधी बात बताऊं, एपीजे अब्दुल कलाम को मानता हूँ मैं तो, है ना। तो हाँ, उनके पास कितने ऑफर थे बाहर जाने के, लेकिन वो बाहर नहीं गए, उन्होंने इंडिया में रहना चुना। ठीक है कि यहाँ पे हाँ जी, बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कुछ भी कह देता है, कोई भी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनका थोड़ा ज्यादा दबदबा है। फिर लोग बाग भी मतलब पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनका भी थोड़ा डर रहता है। हाँ जी, लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, वहां पे या तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या फिर अपने नॉलेज में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन को मेन तो यही है कि अपन यदि अच्छे से ट्रीट करने का, पेशेंट को ट्रीट करने का रखते हैं कि पेशेंट अपना सही होना चाहिए, अपन उसके लिए कुछ भी गलत नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ भी हो, फिर अपन को उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि अब कुछ कह दिया किसी ने, थोड़ा टोलरेशन भी होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ा पेशेंट को भी समझना चाहिए। और बिल्कुल बाहर सही। जाने का तो ये है कि या तो आप मनी के लिए जा रहे हो, हाँ जी, तो वो फिर अलग इशू है, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यदि आप अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हो या फिर केवल एक अकेले लड़का लड़की हो, तो फिर क्योंकि फिर पेरेंट्स परेशान होंगे। जी सर, जैसे आपने कहा कि आप हम लोग को पेशेंट्स के लिए सब करना चाहिए, सही डिसीजन लेना चाहिए, तो हाउ डू वी इंश्योर कि ये हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम जब आते हैं तो वो स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन, तो वो पढ़ाई कैसे करनी होती है उसी में निकल जाता है, वो जानने में। और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी एनाट, फिजियो, बायोकेम इतने क्लिनिकली ओरिएंटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने क्लिनिकली ओरिएंटेड नहीं है। तो हम कैसे ये देखें कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो उन सब्जेक्ट्स में भी, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में जब आते तो इतना कोई नहीं कर पाते, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, तो हम क्या करें फिर? नहीं देखो, फर्स्ट ईयर ये तो रहता ही है कि फर्स्ट ईयर में जब जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन डॉक्टर बन गए, अब तो अपन ही इलाज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एमबीबीएस के पेज में आगे बढ़ते जाते हैं, फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते ऐसे हो जाता है कि यार कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, मैं इसको ये दवाई दे दिया तो ये साइड इफेक्ट नहीं हो जाए, ये यस सर। इसमें क्या पता इसके सीकेडी हो, मैंने डोज ज्यादा दे दिया हो, बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं। तो
मेन इशू ये है कि अपन जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, वही स्कूल वाला रहता है। मैं हमारे कॉलेज की बताऊं कि 4 साल हम पढ़े, जिसमें फर्स्ट ईयर ऐसा था जिसमें ज्यादातर बच्चे आते थे डेली, मतलब हर 7 दिन में सब चीज हो रहा है। अब डेली ऐसे ही क्लासेस में ऐसा है कि एक तो रोज प्रैक्टिकल हो रहा है या फिर ट्यूटोरियल हो रहा है, कोई मतलब कहीं कहीं कोई न कोई एग्जाम चलती रह रही है। मैं ऐसा लग रहा था कि जस्ट मतलब जैसा एलन आकाश में बोल के भेजते हैं कि वहां चल जाओगे तो सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब अपन जस्ट जैसा सोच के आते हैं वैसा होता नहीं है। फिर उस चीज में ढलने में अपन को ये टाइम लग जाता है कि वहां पे अपन को जैसे भी जो कोचिंग होती है नीट यूजी वाली, वो यही बताते हैं कि वहां पे जाने के बाद में आपकी लाइफ सेट है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ इजी हो जाएगा। और जैसे आकर के देखते हैं कि यहाँ पे असलियत में कुछ नहीं है, तो कुछ लोग थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते। तो उसका ज्यादा कोई इशू नहीं है। मतलब अपना करना क्या है कि जितना अपना साथ में चल रहा है ना, जितना लोगों को साथ में लेके अपन चल पा रहे हैं ना, कि ये इतना कर रहा है तो अपने को भी इसके साथ उतना कर लेना है। वो उसने एनाटॉमी में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो वो आपको पढ़ा दे, आपने कुछ पढ़ लिया आप उसको पढ़ा दो। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने जो भी फ्रेंड्स ग्रुप है उसके अंदर, तू इतना So you पढ़ are ले, तू saying मेरे को that पढ़ा we देना। should, so मतलब you are saying that we should have a spirit of competition as well, and मतलब थोड़ा divide भी करना चाहिए कि भी हाँ तूने कर लिया अब देखो मेरे को करा and everything. देखो कंपटीशन इन मेरे को लगता healthy नहीं। competition healthy हाँ, वाला. हेल्दी हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए हाँ, बिल्कुल। with मतलब your ये नहीं close कि friends. टाइम टांग खिंचाई वाला नहीं रहना चाहिए कि यार तू तो बहुत अच्छा है, तेरे को सब कुछ आता है, तो तेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में ऐसे ही पास हो जाएगा। वो वाले कंपटीशन नहीं होना चाहिए हाँ वहां पे जी, जबरदस्ती दूसरे को चढ़ाकर झाड़ के पेड़ में चढ़ा बिल्कुल करके। सर. So मतलब हम लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोल रहे हैं कि हाँ जी आप भी हमें पढ़ाओ, and then you will also remember that, and then I will teach you something, and then I will also remember that, and then फिर वो inculcate हो जाएगा दोनों के दिमाग में. बिल्कुल। बिल्कुल सर. तो और सर वैसे आप एक और बात बताएंगे कि भी जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए जैसे फर्स्ट ईयर वाले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, and the paraclinical subjects, those being pathology, pharmacology, and the other second year subjects, मतलब how important are they for the NEET PG? मतलब conceptual बनाने में भी and to answer the questions as well. देखो इम्पोर्टेंट तो ये प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं 300 में से, यानी आधा पार्ट इसका आता है, आधा पार्ट क्लिनिकल का होता है। और कॉन्सेप्ट बनाना अपने एमबीबीएस लेवल से चालू होता है। मतलब यदि अपन चाहें कि बाद में अपन क्लासेस लेकर के कॉन्सेप्ट बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है उसमें बन जाते हैं, लेकिन जितना आप एमबीबीएस के टाइम पे बना सकते हो उतना नहीं बन पाते। लोगों के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्यों सर. वीक रह जाते हैं, इसका मेन रीजन ये है कि जो मैंने अभी बताया था कि नीट यूजी के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे कोचिंग वाले इतना ऐसा पढ़ा के भेजते हैं कि तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पका पकाया मिलेगा, बस खा पी करके रेडी रहना। तो वहां पे सीनियर्स का रोल आता है। सीनियर्स को, जो जूनियर है ना, उनको गाइड करना चाहिए कि अभी पढ़ ले, नहीं तो मतलब यदि अभी कॉन्सेप्ट बन जाएंगे तो फिर बाद में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं होता। वो तो बिल्कुल सर. जस्ट ये है कि सर ने कही थी तो अभी वैसे ही करेंगे। और इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए होते हैं और फर्स्ट ईयर में उनके बैक लग जाते हैं। उसका सेम बिल्कुल रीजन सर. है, क्योंकि वो यही सोच के रहते हैं कि अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन ने जो कुछ अचीव करना था वो कर लिया। तो वहां पे सीनियर्स को गाइड करना चाहिए कि पढ़ ले भैया, कुछ नहीं रखा है, मतलब ये ठीक है एंजॉय करो, आपका सिलेक्शन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम से कम एक दिन में 1 घंटा पढ़ लेगा तो बहुत सफिशिएंट है। बिल्कुल सर. जी और सर। जी, आपको जैसे पता है कि नाउ 2022 से नेक्स्ट आ रहा है, तो नीट 2 जो नीट 2020 था, दैट सेड कि वो एक झलक थी नेक्स्ट की। मतलब द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वो क्लिनिकली ओरिएंटेड थे थोड़े से। तो फिर हम जो 2018 बैच से लेकर 2016 बैच तक है, आर करिकुलम इज नॉट द न्यू करिकुलम। जो नया करिकुलम आया है वो 2019 बैच से आया है, जो क्लिनिक्स के अराउंड ओरिएंटेड है। तो इस हालत में हम कैसे अपना दिमाग वैसे, हम कैसे सोचे, हम कैसे क्लिनिकली अपने आप को ओरिएंट करें? देखो उसके दो तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो है कि आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाकर के सीख सकते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अब ये कहेंगे कि अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है, हॉस्पिटल्स में जाते नहीं है, हॉस्पिटल्स में और मरीज नहीं है, फिर क्या करें? फिर आप ये कि जो कुछ आप पढ़ रहे हो ना, उसको मैंने वही पहले बताया था कि आप पेशेंट की तरह मान के पढ़ो। कुछ भी आप केस पढ़ रहे हो कि कोई भी पेशेंट आ रहा है अनीमिया का ही अपन एग्जाम्पल ले दूँ, कि कोई भी एडोलेसेंट गर्ल आ रही है
फिर उसके पैल्पिटेशन है, वो रेस्टलेसनेस के लिए बोलती है, उसको एंग्जाइटी है, मतलब जो भी आप अपने बुक्स के अंदर पढ़ते हो कि ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, वो आप वैसे ही सोचो कि आप बैठे हो डॉक्टर की कुर्सी पे, वो आपको आके बता रही है, फिर आप सोचो कि आप क्या क्या टेस्ट कराओ, आपकी बुक में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आप डायग्नोसिस कैसे करो, ठीक है, तो वो कर लिया, फिर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बनाओ, फिर आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और एक क्लिनिकल सेंस भी आएगा, तो दोनों चीजें बहुत इजीली साथ में कंप्लीट होती जाएगी। और ये तरीका है कि अपन को खुद से सोचना है, सबसे बेस्ट वही है क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाके। Yes, sir. और एक इससे इजी वाला तरीका ये है कि आप प्रोग्नोसिस ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। सर जैसे मतलब सर इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इट इज सेड कि वी दैट एमबीबीएस हैज अराउंड 19 सब्जेक्ट्स, राइट? तो सर इतने सब्जेक्ट स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, टोटल सर हर एक चीज को आवाज रिटेन कट गई करना, थी। लाइक टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, सर हाउ डिड यू डू दैट? समझ नहीं सर आया, आई एम आवाज कट सेइंग गई। सर आई एम सेइंग दैट मतलब एंड वाले डे तक टिल द एग्जाम डे ऑफ योर नीट पीजी, हाउ वर यू एबल टू रिटेन ऑल द 19 सब्जेक्ट्स? मतलब उनके दिमाग, मतलब उनको अपने दिमाग में फिट कैसे किया कि हाउ डू रिटेन देम, क्या भूलो ना उनको? हाँ, उसका तो सबसे सबसे सही तरीका ये है कि आप कॉन्सेप्ट बनाते हो। बिल्कुल सर। आपका 60-70% पार्ट कॉन्सेप्ट में निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार बन गए तो उनको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसका यू वो आर फिक्स हो सेइंग द जाता बेस्ट मेथड इज क्लिनिक्स में जाके सीखना। है। क्लिनिक्स में जा करके भी, और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बनने बिल्कुल चाहिए कैसे भी, है ना। फिर उसके बाद में जो 30-40% पार्ट होता है जो फैक्चुअल होता है या फिर जो रटने का ही है, वो फिर आपको जितना रिवाइज कर सकते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल क्योंकि सर। कोई चीज है, कोई नंबर है तो वो बार बार भूल जाते हैं अपन, तो उसको जितना बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लो तो वो याद हो जाएगा। और यही चीज जो ये फैक्चुअल पार्ट है, और ये वाला मेरा हेल्प किया ग्रांड टेस्ट में। मैंने जितने ज्यादा ग्रांड टेस्ट दिए तो ये चीजें हैं, मैं बार बार भूलता था, अगले टेस्ट में फिर से आएगी, मैं गलत करूंगा, फिर से याद करूंगा, फिर अगले टेस्ट में मेरे को याद रहेगी, मैंने कर लिया, उसके अगले में फिर भूल जाऊंगा, फिर से याद कर लिया, मतलब ऐसे वो बार बार रिवाइज होता था। जितने ज्यादा ग्रांड टेस्ट होते हैं ना उतने ये जो फैक्चुअल है, जो वोलेटाइल चीजें हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जो भूलने के चांसेस रहते हैं, वो आपके बार बार रिवाइज होते जाते हैं, तो अपने को याद रहने में चांस बढ़िया रहता है। जी तो सर, तो अभी बिल्कुल यहाँ सर। पे एक पोल हम अभी सेटअप करने वाला है ये देखने के लिए कि लोग यूजुअली प्रॉफ के लिए कैसे पढ़ते हैं, तो आई विल जस्ट डू दैट नाउ। सर आप तब तक एक वैसे सर बात बताइए कि जैसे आपसे आपने ग्रैंड टेस्ट की बात करी थी कि हम वी हैव टू गिव, जितने ग्रैंड टेस्ट दे सके हम उतने दें, है ना? हाँ, तो सर मतलब व्हाट इज द बेसिक टाइम की भी, मतलब व्हाट शुड, मतलब व्हेन शुड वी स्टार्ट गिविंग द ग्रैंड टेस्ट्स? जब भी आपके एग्जाम, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उससे एक साल पहले ग्रांड टेस्ट देना चालू करना चाहिए। उससे तो पहले यू आर आपका सेइंग प्रूफ वाला कि नीट पीजी से एक साल पहले, यानी कि ड्यूरिंग द पहले, स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप? हाँ, जो हाँ। इंटर्न, जो इंटर्न के बाद देंगे वो उनके लिए इंटर्न है, जो इंटर्न से पहले देंगे उनके लिए फाइनल ईयर, जैसे नेक्स्ट वाले हैं वो तो सर इंटर्न हमने से यहाँ पहले पे जो देंगे। पोल किया था, हम्म, हाँ जी सर, आपकी आवाज कट रही है काफी। हाँ, हेलो, अब आ रही है? जी सर। हेलो। हाँ, अभी ठीक है? हाँ जी जी सर। हाँ जी, अब आवाज आ रही है जी। तो पोल के लिए कुछ कह रहे थे ना आप? जी सर, तो हमने अभी जो पोल किया था तो इसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो यही बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग बस एग्जाम के पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो तो इसमें क्या करें अब, मतलब देखो मेन, शुरुआत से भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं बट ज्यादातर 50% they're saying that they've started studying just before the exams, which is usually the scenario. So what should सभी लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो 1.5-2 महीने पहले ही पढ़ते हैं ज्यादातर बच्चे। लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है ना, कि आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से होने चाहिए, उसके लिए आपको धीरे धीरे हल्का हल्का पार्ट आपको शुरू से पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, मेजर प्रिपरेशन आप एग्जाम से जस्ट पहले कर रहे हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, वो भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट वाला जो पार्ट है वो आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर करना चाहिए, क्योंकि यस सर। वो लास्ट में केवल ये रहता है कि जो एग्जाम में आएगा वो मैं पढ़ लूँ, जाके
जस्ट वोमिट इट आउट, है ना, तो वो वाला पार्ट रहता है। तो फिर उसमें कॉन्सेप्ट नहीं बनते, उन चीजें वो ज्यादा याद रहते हैं, वो फिर भूल जाते हैं उसके बाद, एग्जाम खत्म 2 महीने बाद में गायब, वो वाला Yes, पार्ट sir. ऐसा नहीं होना। तो मतलब यू आर सेइंग कि भी हम डेली बेसिस पे पढ़ के सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ें क्योंकि हमें हाँ कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, बिल्कुल, हम लोग एंड में जो रट्टाफिकेशन एग्जाम के लिए वो क्रैमिंग एग्जाम वगैरह टाइम में करें करो। दैट वी शुड डू एंड में। यस। ओके सर। तो सर जैसे कि अब मैं थर्ड ईयर में हूँ, लाइक आई मीन थर्ड ईयर एमबीबीएस, तो स्टार्टिंग से लेके अब तक फर्स्ट प्रॉफ एंड सेकंड प्रॉफ आई मीन आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग मच। मैं भी सर मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम थी मेरी भी। तो सर मतलब कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव लेफ्ट कि भी थर्ड ईयर है एंड फोर्थ ईयर है एंड देन ओनली इंटर्नशिप है एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट का पेपर वगैरह भी है सारा कुछ, तो सर हाउ डू यू से दैट आई शुड गो अबाउट लाइक मैनेजिंग माय टाइम कि स्टडीज वगैरह भी हम लोग करें? देखो अब तो देखो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, जब 2 साल निकल गए, 2 साल बचे हुए हैं, तब तो फिर पढ़ना ही है। इसके हाँ बाद जी। यदि अब नहीं पढ़े तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, है ना। लेकिन अपन को जो भी टाइम पीरियड बचा है उसके अंदर तो 2 साल को भी कवर अप करना है, ठीक है। तो अभी मेन फोकस आप ये रखो कि आप सबसे पहले थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कर लो, फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर की कर लो, फिर यस सर। फाइनल ईयर के साथ में फर्स्ट ईयर को कंबाइन कर दो। यस आपका सर। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप इंटर्न में एंटर कर रहे होंगे उस टाइम पे आपके पास ज्यादा लगभग सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। यस सर। इंटर्न में आपका मेन काम यही होना चाहिए कि आप उन नोट्स को रिवाइज करते रहो और ग्रांड टेस्ट देते रहो। ग्रांड टेस्ट दे करके जितना भी आप अपनी गलतियों को ढूंढ करके सही कर सकोगे ना, वो सबसे बेस्ट है। Yes, sir. Sir, एक I would like to request you one thing. Since we are short on time, so I would just like you to keep the answers to a bare minimum. Okay, sir? ओके। Because sir, हमारा time limitation भी होती है ना? हाँ हाँ, नहीं ठीक है। And तो मतलब सर अब over to Rebecca. जी सर, तो अगर कोई स्टूडेंट सिंसियर है, लाइक आई एम इन सेकेंड ईयर नाउ, तो हाउ डू आई मेक श्योर कि अगर कोई बिगिनिंग से पढ़ता आ रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और अभी सेकेंड ईयर में ही है, जिसे हनीमून पीरियड भी कहते हैं हमारे बैच के लिए, तो फिर अब कैसे, अगर मुझे नीट पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, सो हाउ शुड आई गो अबाउट इट? हाउ डू आई, इंटर्नशिप में शुड आई स्टार्ट स्टडिंग और हाउ डू आई डू इट? नहीं, अभी जैसे बताया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूअस पढ़ते रहना चाहिए। नोट्स आपको बनाते रहना है, नोट्स बने जाएं तो साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपके पास टाइम है तो। फिर मतलब मेन इशू यही है कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हो उससे 1 साल पहले आपका नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो ईयर बचे, लास्ट साल बचे आपके पास ईयर जो हो, उसके अंदर आपको केवल नोट्स रिवाइज करने हैं और साथ में क्वेश्चन जो ग्रांड टेस्ट देने हैं वो करना है, ठीक है। अभी आप नोट्स पे मेन फोकस करो कि नोट्स बनते जाएं और कॉन्सेप्ट बनते जाएं, बस हाँ जी अपने सर। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, कोई डाउट। जी सर। तो सर मतलब जैसे आजकल का क्या सिनेरियो कि विच सर मतलब एमबीबीएस की फीस बहुत ज्यादा है वैसे भी मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, एंड सर अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से देयर इज एन इंटीमेशन कि द फी विल इंक्रीज फिर से पंजाब की गवर्नमेंट से। एंड सर जो मतलब मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं, मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम अ वेरी अफोर्डेबल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो सर मोस्टली वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो सर मतलब आपके हिसाब से इज कोचिंग एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू बिकम दी लाइक वन नहीं ऑफ द टॉपर्स इन द नीट पीजी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट बनने चाहिए, चाहे आप बुक्स से बना रहे हो या फिर कहीं से पढ़ के बना रहे हो। ये जरूर है कि बुक्स से आपको कॉन्सेप्ट निकालने में एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है केवल उस पर फोकस करना है। जो आप कोचिंग कर रहे हो वहाँ पे बस ये है कि आपको इम्पोर्टेंट चीजें निकाल के जस्ट दे रहे हैं। यस सर। तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी बिल्कुल नहीं है, आपको बस एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो सर आपकी इस प्रिपरेशन में सर डॉक्टर भाटिया मेडिकल कोचिंग ने सर आपकी कैसे हेल्प करी थी? मेरा मेन तो मतलब सेकेंड ईयर से जो भी मैं नोट्स बना रहा था मेनली मैं उसी पे रिलाई किया। बाकी जो भी सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट थी जो मेरी एग्जाम्स की वजह से रह गए थे नोट्स बनाना, तो वो फिर मैंने मैरो के थ्रू बनवाए थे। तो मतलब मेरा मेन फोकस ये था कि जो नोट्स मैंने बना लिए हैं, जो मैंने भाटिया से ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू बनवाए थे ना, वो मैं उन्हीं पे बिल्कुल रिलाई किया, और उनकी वजह से बहुत कंसाइज नोट्स थे। तो वो पैथों में तो मेरे को, मैंने यूसी के हिसाब से दी थी तो मेरे को गोल्ड मेडल भी मिला था। तो मतलब ये है कि नोट्स बहुत बढ़िया है। तो मतलब आपने सर मैरो से भी नोट्स बनाए थे और डॉक्टर भाटी से भी नोट्स बनाए थे? नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 19 सब्जेक्ट है ना, हाँ उनमें से जी। मेरी ज्यादातर सब्जेक्ट्स
मेरे भाटिया से नोट्स बन गए थे। कुछ क्लासेस थी वो एग्जाम के टाइम पे, सर्जरी होगी, पीएसएम होगी, तो वो मैं वहां से नोट्स नहीं बना पाया था। इंटर्न में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं क्लासेस नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो 9-10 घंटे की होती है, शुरू के 3-4 घंटे कंसंट्रेशन रहती है, फिर परेशान हो जाते हैं, अगला दिन फिर वेस्ट होता है। तो मैंने ये सोचा था कि फिर मैं ऑनलाइन से बनाऊंगा, तो जो भी 3-4 सब्जेक्ट रह गई थी ना, वो फिर मैंने मैरो से नोट्स बनाए थे, हाँ जी। पीएसएम के वीडियोस देखे थे, बाकी सब मैंने उसके नोट्स में से कॉपी किया। जी सर, जैसे आप बोल रहे हो कि ऑफलाइन क्लासेस ने आपको बहुत हेल्प किया, तो हाउ इम्पोर्टेंट आर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जैसे गाइटन हो गया, रॉबिन हो गया? ऑल ऑफ अस जब हम आते हैं तो रॉबिन से शुरू करते हैं, लेकिन एंड में इंडियन ऑथर्स के पास ही चले जाते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज टेक्स्ट बुक्स? देखो, इसमें कोई डाउट नहीं कि टेक्स्ट बुक सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको समझ पा रहे हो, उसमें से आउटपुट निकाल पा रहे हो, तब तो वो बहुत ही अच्छी है। जो लोग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, उनके लिए वो सबसे बेस्ट है, उनको वही पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या है ना कि जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं जिनके समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा पढ़ लिया तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो वहाँ पे फिर आप इंडियन ऑथर को चूज करोगे तो भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अपना मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। हाँ जी। बुक्स पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो लोग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं उनको वही पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो नीट पीजी का भी माने तो भी उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस गैनोंग से, रॉबिन से, इनकी लाइनों से डायरेक्ट उठ के आते हैं। सर मैंने तो ज्यादा पढ़ी नहीं, और सर मैंने भी मतलब नहीं पढ़ी थी। मतलब so, और कोई मतलब वो हो सकता है लाइक ऑल्टरनेटिव, लाइक कि भी जैसे यू हाँ सेड कि नहीं, उनके देखो, अलावा टेक्स्ट बुक के अलावा। इंडियन ऑथर्स की बुक से पढ़ सकते हो, बाकी नोट्स हैं अपने पास। नोट्स में लगभग ऐसा मिल जाता है कि वो जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं उनको निकाल करके वो नोट्स बनाते हैं, वो हाई यील्ड नोट्स होते हैं ना, तो नोट्स लगभग हेल्पफुल रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडियन ऑथर्स की टेक्स्ट बुक से भी अपने कॉन्सेप्ट तो बन ही सकते हैं एटलीस्ट, तो यस सर। मेन फोकस अपना कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए। तो सर मतलब जो स्टूडेंट्स प्री फाइनल और फाइनल ईयर में हैं, यू आर सेइंग कि वो मतलब दे शुड गो टुवर्ड्स मेकिंग द नोट्स फ्रॉम द कोचिंग क्लासेस, अगर वो बना सकते हैं तो। और वो यदि देखो, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाली बात भी हो सकती है किसी के, कि पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, तो वो यदि बुक्स से नोट्स बना रहा है तो उसमें कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो बना सकता है 100%। बस उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कोई 3 घंटे पढ़ रहा है तो उसको 5-6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। तो नोट्स आपको कहीं से भी बना लेने हैं, क्योंकि नोट्स का सबसे मेजर रोल क्या है कि आपको रिवाइज करने में फायदा है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीजें जा रही है, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो हो सकता है कि आप उसको भूल जाओ, हो सकता है क्या 70% चांसेस ये होते हैं कि अपन भूल जाते हैं। तो नोट्स इसीलिए हैं कि आपने जो पढ़ा था उसको इजीली रिवाइज कर पाओगे, तो यस इसलिए मेन फोकस नोट्स पे होना चाहिए, चाहे सर। आप बुक से बनाओ चाहे कोचिंग से। सर मेन से 17 बैच जैसे है, ही विल इट विल बी द फर्स्ट वन टू गिव द नेक्स्ट एग्जाम। हम्म, उसमें हमारे फोर्थ ईयर के बाद होएगा ना ये, हम्म। तो वी हैव जस्ट अबाउट लाइक आप लगा लो 1.5 year टू गो फॉर द एग्जाम मोर और लेस। तो हाउ शुड वी गो ऑन फॉर लाइक यू नो 1-1.5 साल में हम लोग सारा IENTSP मैनेज करें एंड नेक्स्ट ईयर मेडिसिन ऑब्स गाइन एक्सेट्रा भी मैनेज करें? तो जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनको फाइनल ईयर के फर्स्ट हाफ में करने का ट्राई करना चाहिए। हाँ तो जी। उससे पहले जितना भी आपने छोड़ दिया है, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, प्री फाइनल ईयर, उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक यस है, जो फाइनल ईयर में लास्ट टाइम जो बचे, आपका जो 6 महीने बचते हैं या फिर जितना भी आपके पास टाइम बच जाता है, उसमें आपको नोट्स को रिवाइज करने में और जो भी टेस्ट है उनके थ्रू प्रिपरेशन करने में लगाना चाहिए। मतलब आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम नोट्स को रिवाइज करने में और टेस्ट देने में लगाओगे ना, वो सबसे बेनिफिशियल है। यस सर। तो सर अब हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट अभी किसी को कहीं पे जाने का नहीं है, बिकॉज वी विल बी प्लेइंग अ गेम ऑफ नेवर हैव आई एवर। And the audience will also be included in this. So whatever questions come, there'll be a poll that'll come up on your screen, and you just have to write, you just have to choose never or I have. So let's begin. So the first question is, have I ever felt nauseated on seeing a specimen in the dissection hall? I have. I have. I have. Sir have. हाँ, स्टार्टिंग के 2-3 दिन, बाकी उसके बाद में तो यूज तो हो गए थे। बस ये है कि जरूर बहुत सारे लोग हमारे डाइसेक्शन हॉल में गिर गए थे। मतलब शुरुआत के 3-4 दिन हुआ था ऐसा कि सिर दर्द होने लग गया था,
अजीब सा होने लग गया था और 2-3 लोग गिर भी गए थे। उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा लगता था कि वहां जाने के बाद भी थोड़ा फीलिंग आ रही है कि डॉक्टर बन रहे हैं। जी सर। The second question, have you ever bunked a class for a cup of chai? I have. I haven't. मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैं भी नहीं किया। तो मतलब सर मैं ही थोड़ा बेला आदमी हूँ यहाँ पे। तो the third question is, I have fallen asleep in a class and was caught by the teacher. Yes, I have. ये तो होता ही है ना, मतलब कुछ classes. देखो क्लास में तो मैं लगभग ज्यादातर में सोया ही हूँ, लेकिन पकड़ा नहीं गया। ये तो मतलब मैं जब भी पहले 12th में था, 12th के बाद में मैंने जो नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन किया था, उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को खाना खाने के बाद में नींद हमेशा आती थी, और जस्ट जो भी लंच के बाद वाली क्लास होती थी उसमें सोते थे। तो एक हैबिट डेवलप हो गई थी कि आंख खोल के सोनी है। क्लास में लगभग सेकंड बेंच पे बैठते थे, सेकंड थर्ड बेंच पे, और जस्ट आंखें खुली, टीचर को लगना नहीं चाहिए कि आप सो रहे हो, और बस सोते रहो। और ऐसा मतलब एमबीबीएस के टाइम में भी हुआ है। मतलब जस्ट मेरे जो बगल में बैठते थे फ्रेंड्स, उनको जरूर पता चलता था कि ये सो गया, लेकिन कभी टीचर को पता नहीं चला, या पता चल गया तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। मतलब नींद लगभग मेरे को ज्यादातर क्लासेस में आई है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सर। सर अब यहाँ पे पोल बता रहा है कि 56% of the people they have said कि they haven't been caught by the teacher. हाँ, ये तो मतलब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं आगे बैठता था, तो क्या है ना, ज्यादातर टीचर्स का ध्यान रहता, पीछे नजर पीछे तो वाले वहीं बच्चे पे सो होती रहे है। हैं। हाँ, जी सर। तो So सर next question. over Good, to you, good. Rebecca. The next question is, have you failed an exam in med school? I have. I have. अब देखो फेल का दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक तो सेमेस्टर एग्जाम और एक यूसी एग्जाम। हम तो यूसी एग्जाम में तो फेल हुए नहीं, सेमेस्टर एग्जाम में वो 50% वाला टारगेट होता है ना, वो पैथोलॉजी, वही बता रहा हूँ, पैथोलॉजी के जो सेमेस्टर हुआ था उसमें मेरे आए थे 100 में से 47 नंबर। उसी के बाद में मेरे को पता चला कि पैथोलॉजी के ऊपर पढ़ाई नहीं की तो पैथोलॉजी में फेल होएगा, इसीलिए फिर मैंने पैथोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया, तो मेरे को थोड़ा सही रिजल्ट मिला। तो पैथोलॉजी में 47 नंबर आए थे, तो उसको फेल ही मानेंगे, वो तो क्या 50% नहीं हुआ। हाँ जी सर। तो सर यहाँ पे पोल के रिजल्ट्स बता रहे हैं कि भी 49% ऑफ द मतलब हाफ ही है कि मतलब हाफ ऑफ द स्टूडेंट हैव फेल्ड द एग्जाम इन मेडिकल स्कूल, सेमेस्टर एग्जाम्स या कोई भी, एंड हाफ ऑफ देम हैवंट। तो सर नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैव यू एवर बीन कॉट चीटिंग इन एन एग्जाम? I haven't. आई हैव। देखो चीटिंग का, देखो पकड़े तो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो चीटिंग नहीं कर रहे थे। क्या ना, मेरे जो जस्ट आगे रोल नंबर है वो शिल्पा का था, और वो घड़ी नीले कहती थी, मैं घड़ी पहन के जाता था, उसको टाइम पूछना होता था, तो वो पूछती थी पीछे घूम के। तो एक बार हमारी बायोकेमिस्ट्री की मैम थी, शायद सेकंड ईयर या प्री फाइनल ईयर में एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने पकड़ लिया ऐसे, इन दोनों की कॉपी नहीं लेनी है, ये दोनों टिप रहे हैं, बहुत देर से देख रही हूँ मैं इनको। फिर मेरा तो ये था कि ठीक है, अब अपन ने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो अपन पकड़े भी नहीं जाएंगे, अब कह देंगे कि मैम हमने टाइम बताया था, आप देख लो कॉपी में मिला लो, कुछ टिपा विपा है नहीं। लेकिन मेरे को ये भी था कि जो जस्ट मेरे आगे रोल नंबर है शिल्पा है, वो संभाल लेगी, वो थोड़ा सा तरीका आता है, तो जाकर के जस्ट मेरे से पहले गए, थोड़े से आंखें गीली करनी होती है कि मैम ने कही कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मत करना, जस्ट वो भी बच गई, मैं भी बच गया, चलो बस ये जरूर हुआ था। जी sir. So next question is, have you slacked off till the last moment to study for the exam and regretted it? Have you आपने एक एग्जाम पढ़ने के लिए लास्ट मोमेंट तक छोड़ दिया और फिर रिग्रेट भी किया कि आपने पढ़ा क्यों नहीं? ये तो लगभग सारे ईयर, हर बार मेरे साथ तो सारे ईयर्स में हुआ हर है। बार। फर्स्ट ईयर में भी यही कि यार पढ़ लेते तो अच्छा रहता, सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ सेकंड ईयर में नहीं करना है, फिर से सेकंड ईयर में सेम कंडीशन, फिर से सेकंड ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ थर्ड ईयर में नहीं करना, वो सेम होता रहा, 4 साल हुआ मेरे साथ। तो पढ़ लेते तो थोड़ा अच्छा रहता। इधर 79% लोग यही बोल रहे हैं, सबकी यही हालत है। So sir, moving on to the next question कि have you ever pulled
2 और मोर ऑल नाइटर्स इन अ रो, अब 2 या उससे ज्यादा रातें कभी भी ज्यादा जागे हो मतलब एग्जाम्स की पढ़ाई करने के लिए? देखो, मैंने मेरा क्या ना, जनरली पहले ये था कि मैं 10 बजे के आसपास सो जाता था, सुबह जल्दी उठता था। हाँ जी। जैसे हॉस्टल में आए, हॉस्टल में 10 बजे तक तो कुछ होता ही नहीं, 10 बजे तक खाना खाते हैं, 2 बजे सही सोते है। हैं। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन वो धीरे धीरे वही 2 बजे वाली घड़ी पे मेरा भी डाइवर्ट हो गया, चेंज हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है, वही अभी जो पहले क्वेश्चन था कि लास्ट टाइम में अपन पढ़ते हैं, मैंने फोरेंसिक, जनरली सब बोलते थे कि फोरेंसिक पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता, लास्ट में पढ़ के पास जाते हैं। लास्ट में जब फोरेंसिक पढ़ने लगे तो दिमाग खराब, कुछ तो आता नहीं है, तो दिमाग में भी कुछ नहीं घुस रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। तो उस टाइम पे जो मैंने, मेरा पीयूसी थे, यूसी नहीं था, पीयूसी था, उसमें मैंने ये ट्राई किया कि आज तो इसको पूरा पढ़ करके ही सोऊंगा। फिर मैं सोया लगभग 4 बजे, 9 बजे एग्जाम देने गया, और जैसे ही एग्जाम चालू हुई, जितने भी इजी क्वेश्चंस थे सारे गलत करके आया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भले ही आता नहीं है तो कुछ सोच करके लिखाएंगे, लेकिन वापस कभी जग करके पढ़ाई नहीं करनी है। तो एक बार हुआ था और उसका रिजल्ट बेकार रहा, तो फिर मैंने उसके बाद में ट्राई नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सेड यस टू एन इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप? मतलब सडनली डिसाइड करके ऐसे कोई ट्रिप आपने बनाया और चले भी गए हो? हाँ, 5-6 दिन के लिए चले गए थे हम तो। सेकेंड ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में हम गए थे। मतलब 8 लोग थे। उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था, कुल्लू मनाली शिमला इधर इधर का। लास्ट टाइम में उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा मैं रेडी हूँ। उन सब लोगों ने टिकट करा ली थी, उन्होंने कहा कि आपको टिकट का थोड़ा सा इशू पड़ेगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं टिकट करा करके उनके साथ हो लिया। तो मतलब सडनली 2 दिन के अंदर अंदर उन लोगों का पहले से प्लान चल रहा था, मैं 2 दिन के अंदर साथ में निकल लिया। 4-5 दिन मस्त घूम के आए। वो फर्स्ट टाइम था, उसके बाद में उन्हीं लोगों के साथ में 2-3 बार हो जाता, 2 बार हो जाता। तो सर अब यहाँ पे रिजल्ट्स बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीपल ने इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप पे हाँ करी है, एमबीबीएस अच्छे से करी है। तो सर अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर पेड मनी फॉर द जिम एंड हैव नेवर जॉइंड इट? दिख रहा हूँ ना, मैं जिम कर सकता हूँ क्या? ये पैसे दे के फिर नहीं ज्वाइन किया? बिल्कुल नहीं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था। बिल्कुल सर। तो अब ओवर टू यू रेबेका। The next question, so now getting back to business, let's move on. मस्ती मजाक तो हो गए, अब आपसे पूछना अब था हम मुझे। सर शुरू करते हैं अच्छे से जी। क्वेश्चन। तो सर अब आप अभी हमें बताइए, आपकी जो लॉन्ग जर्नी थी सारी नीट ईयर 1 लाने की, उसमें सर कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब यू वांट टू गिव अप, कि बस अब मेरे से और नहीं होता? बहुत बार होता है सब, मतलब सर बहुत ही बार हाउ हुआ डिड होगा, यू लगभग टेक तीन दैट एज चार अ बार स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस? तो उस टाइम पे बस ये रहता था कि ठीक है यार, अब नहीं हो रहा, अब छोड़ दो, जितना हो गया उतना ठीक है। मतलब मेन तो ये हुआ था, जब मैं जब मेरा फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, मैं रिवाइज करने वाला था, तब वो प्लेट्यू हो गया था मेरा स्कोर ग्रांड टेस्ट में। मैंने खूब ट्राई किया, लगभग 1 महीना ट्राई किया, तो भी मेरा कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। वो फिक्स हो गया उसी पे जाकर के, 240 क्वेश्चन पे जाके फिक्स हो गया, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। मैंने जितना कर रखा था उतना कर लिया, लेकिन नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा हुआ, अब छोड़ दे यार, 240 है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। फिर उसका मेन रीजन ये था कि यदि छोड़ दिया, मैं जनरली क्या ना, मैं दूसरों से कंपटीशन नहीं करता था, मैं खुद से कंपटीशन करता था कि खुद पे रखना है। मैं ये मानता था कि जो रेस चल रही है ना, वो ठीक है, रेस तो चल रही है, लेकिन ऐसी रेस है जिसमें आप दूसरे को नहीं देख सकते। दूसरा किस स्पीड से भाग रहा है, वो रुक गया कि वो आपसे आगे है कि पीछे है, वो आपको नहीं पता। आपको केवल खुद का है। यदि आपने खुद की स्पीड कम कर ली तो आप आउट हो। तो खुद की जो स्पीड है उसको आपको बनाए रखना है। तो मैं यही फोकस करता, इसलिए मैंने उसको छोड़ा नहीं। तो मैं यस उस पर सर। कंटिन्यूअस रहा, तो मेरे को 2 महीने बाद में रिजल्ट आने लगा। 240 की जगह फिर वो 250 पे गया, अचानक से सीधे 10 का इम्प्रूव। तो वो चीज है। तो मेन बिल्कुल तो है कि गिव अप करने का तो आया, तो मेन पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सीनियर्स हैं। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आजकल क्वारंटाइन पीरियड में सर जो काफी बच्चे हैं ना सर, उनके पास मतलब बुक्स नहीं है, मतलब हॉस्टल में रह गई कईयों की, काफी कुछ हो गया, तो सर मतलब उनके लिए आपके पास कुछ सजेशंस हैं? हाँ देखो, कभी कभी तो फ्री सब्सक्रिप्शन आते रहते हैं, वहां से पढ़ सकते हो आप, है ना। दूसरा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे, जितने भी अपने कोचिंग वालों के चैनल हैं वहां पे अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हो। पीडीएफ्स होती है आजकल तो,
सारी बुक्स की ई बुक्स अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हो। वो मतलब पढ़ने की इच्छा चाहिए, ठीक है। हाँ जी। वो बुक है नहीं है, मैं बताऊँ ना, मैंने जो नोट्स में बता रहा था कि मैंने 3 4 सब्जेक्ट के मैरो से बनाए थे, केवल एक सब्जेक्ट का नोट्स बना पाया था मैं। बाकी मैंने उसके जो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल थे उनसे पढ़ा, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे को लिखने में प्रॉब्लम थी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप कैसे पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाह रहे तो किताब हो चाहे नहीं हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ओवर टू यू रेबेका। हेलो। तो सर अब जैसे आपने सर मतलब एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक यूज की थी? बुक्स यूज नहीं की मैंने केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे ना, उन्हीं के थ्रू ही एमसीक्यूज किए थे। क्योंकि वो एमसीक्यू बुक्स हाँ जी में सर। मैंने एक बार ट्राई किया था, तो उसके अंदर एक ही पेज पे दो सेम क्वेश्चंस थे, सेम ऑप्शंस थे, दोनों के आंसर अलग थे, दोनों के एक्सप्लेनेशन अलग थे। मैंने कि ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं जबरदस्ती। फिर मैंने बुक्स का छोड़ ही दिया था, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं क्वेश्चन सोल्व करता, क्योंकि मैंने एमबीबीएस के टाइम में क्वेश्चन ज्यादा सोल्व ही नहीं किए थे। तो मैं हर सब्जेक्ट के इतने 3-3 हजार क्वेश्चन सोल्व करता, तो हो नहीं पाता। तो मैंने सेलेक्टेड रहा, मैं ग्रांड टेस्ट पे फोकस किया सर मैंने। आपने कौन सी, हाँ जी सर, सर आपने कौन सी मतलब ऐप से आप बोल रहे हो जैसे एमसीक्यूज वाला किया था यूज? मैंने मेनली तो जो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स होते हैं वो तो मैंने मैरो से किए थे, लगभग 180 के आसपास किए होंगे, है ना। अच्छा। और बाकी मैंने ग्रांड टेस्ट पे फोकस किया था, मतलब उसमें मैरो में लगभग 850 के आसपास मॉड्यूल थे, तो मेरे से हो नहीं पा रहे थे वो। तो मैंने लगभग 170 के 80 के आसपास मॉड्यूल्स हुए थे। बाकी मेरा पूरा फोकस नोट्स पे उस पे था, ग्रांड टेस्ट पे। और ग्रांड टेस्ट तो मैं मैरो की भी देता था, उनको अच्छे से रिव्यू करता था। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भाटिया के भी देता था, और जो ग्रांड टेस्ट है वो भाटिया के भी देता था। और जितने भी फ्री मॉक मेरे को मिलते थे, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हों, प्रेप रीडर से हों, चाहे भाटिया से हों, चाहे मैरो से हों, चाहे डैम से हों, सब देता था। मतलब मैंने मेन फोकस मेरा ग्रांड टेस्ट था, ग्रांड टेस्ट से मतलब ही क्वेश्चन किए ग्रैंड टेस्ट सारे उनके अच्छे हैं, मतलब सारे मैंने। प्लेटफॉर्म्स के मोस्टली अच्छे हैं। सबके, हाँ, वो हाई टॉपिक्स होते हैं। तो सर अब आप एक बात बताइए कि जैसे हम सर सेकेंड ईयर में फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी के साथ, है ना? तो सर मतलब जो उनमें एक्ट्स पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल रेप का एक्ट हो गया एंड एवरी अदर एक्ट, सर मतलब वो नीट पीजी के लिए कितने को इम्पोर्टेंट है? देखो, जो भी अभी रिसेंट सिनेरियो में जो चल रहे हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मतलब यस। हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब जैसे वो प्रीवियस हर्ट है, 320 आईपीसी है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन वो कहीं से पूछ लेंगे, चाहे उसके बारे में पूछ लेंगे, चाहे उसके क्या पनिशमेंट होगा उसके बारे में पूछ लेंगे, रेप वाले आईपीसी के बारे में पूछ लेंगे, जो अबडक्शन वाली है उसके बारे में पूछ लेंगे, स्पेशली जो चिल्ड्रन से रिलेटेड है उन पे भी कई क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब एक्स इंपॉर्टेंट है, और वो याद केवल तब रहेंगे जब आपको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि फैक्ट है, अपन लो तो कर नहीं रहे, तो कि वो याद हो जाएंगे, क्योंकि उनके तो बार बार आता रहता है, तो अपन को भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और जितना इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही। जबरदस्ती हर चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। मतलब सर मतलब हमने सारे एक्ट्स हमें करने चाहिए अच्छे से याद। जो जो इंपॉर्टेंट है वो जो आपको जो ग्रांड टेस्ट से इम्पोर्टेंट पता है। चल जाएगा। यस सर। सर और सर आपने कहा था कि आप वो ग्रैंड टेस्ट एक्सेट्रा आपने कोई बुक्स नहीं यूज करी, आपने वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते थे आपने वो सारे मेनली यूज किए थे। हम्म। तो सर आप एक बात बताइए, जैसे जो 15 मैच के इंटर्न्स हैं हमारे सारे, तो सर आजकल कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा मतलब सिनेरियो चल रहा है, तो सर उनके हम्म। लिए आप कैसे वो करेंगे कि एडवाइस देंगे उन्हें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नीट पीजी इन दीज सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं? देखो, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल होता है ना, उसको यूटिलाइज करने का ट्राई करना है, कैसे भी यूटिलाइज करो। आप जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, ग्रांड टेस्ट दो, नोट्स पढ़ो, ठीक है। जब भी आप इंटर्न की पोस्टिंग में हो, वहां पे थोड़ा बहुत भी फ्री टाइम मिलता है, तो आपको ज्यादा दिमाग तो लगा नहीं सकते, तो जो ग्रांड टेस्ट रिव्यू करने वाला पार्ट है उसको आप वहां पे कर सकते हो। यानी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैसे आपको उसको यूटिलाइज करना है। जिस जगह ज्यादा एफर्ट की जरूरत है उसको फ्री टाइम में करो, जैसे नोट्स पढ़ना, ग्रांड टेस्ट देना। जिस चीज के लिए लेस एफर्ट की जरूरत है उसको आप जब भी थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर बिजी हो, उस बिजी टाइम के बीच में थोड़ा बहुत भी जो भी फ्री टाइम मिलता है उसके अंदर आपको कर लेना। बिल्कुल सर। तो सर मतलब अब जैसे कि सर मतलब अब जो वो है सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जैसे कई सारे होते हैं मेरे जैसे जो होते हैं जो नहीं पढ़ाई करते। अब जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, तो सर उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि अच्छे से आप बिल्ड ऑन करें कंसेप्ट्स में? देखो, जो फर्स्ट ईयर से पढ़ाई कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, दोनों में एक चीज का डिफरेंस तो ये है कि
जिसने पढ़ाई नहीं की है वो जिसने पढ़ाई की है उसके बराबर के नॉलेज कभी भी नहीं ले सकता, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एमसीक्यू जो ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती है, इसके अंदर दो चीज मैटर करती है, एक तो आपकी नॉलेज, साथ में एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल। ये हो सकता है कि किसी की नॉलेज बहुत ज्यादा हो लेकिन एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल पुअर है तो उसकी रैंक पीछे आ जाएगी। मैं मानता हूँ कि 100%, क्योंकि मैंने 4 साल में ज्यादा कुछ नहीं, मेरी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, मेरी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल अच्छी थी तो मेरा थोड़ा ज्यादा रिजल्ट रहा अच्छा। मेरे को पता है मेरे कॉलेज में मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले बहुत सारे लोग हैं, तो जो लोग अभी कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनको तो डाउट ही नहीं है कि वो अच्छा करेंगे, बस उनका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि केवल पढ़ने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने रॉबिन्स पूरी पढ़ ली, हैरिसन पूरी पढ़ ली, लेकिन वो पढ़ी ली केवल, उसमें से आउटपुट नहीं निकाला, कि वो हर चीज के ऊपर फोकस करने लगे। अपन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों, जो चीज प्रायोरिटी पे होती है वो चीज अपन को याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो अपन को याद रहेगी तो अपन उसका आउटपुट निकाल पाएंगे। ये है, मतलब जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं वो प्रायोरिटाइज करके पढ़ो, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ रहे हैं फिर उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो सर आप जैसे आपने बोला था कि एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी चाहिए, तो सर वो कैसे कर सकता है मतलब बंदा डेवलप? एक तो आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा ये चीज रहनी चाहिए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो कोई बात नहीं, आपको उसको रिव्यू जरूर करना है। रिव्यू का मतलब जो भी आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि क्या मैं भी इसी तरीके से सोच रहा था जैसा एक्सप्लेनेशन में लिखा हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पता आपका कॉन्सेप्ट गलत हो, आपका कॉन्सेप्ट गलत था तो वो सुधर जाएगा। फिर आपको एनालाइज करना है गलत क्वेश्चंस को कि ये मेरा गलत क्यों हुआ, मेरे को आता नहीं था, मैंने रिवाइज नहीं किया था, या फिर मेरा कंसंट्रेशन वीक हो गया था उस टाइम पे, तो अपन को उसके जो मेन कोज है उसको ढूंढ करके उसको हटाना है, वो एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल है। दूसरा ये है कि आपको ये टेक्निक्स डेवलप करनी है कि आप तुक्के सही से मार पाओ। दूसरा कि आपको ये करना है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप उसको सही कैसे करोगे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं आते हैं लेकिन वो भी सही होते हैं। क्यों? क्योंकि आप यदि आपने टेक्निक डेवलप की है, मैं चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ूंगा, भले ही मेरे को कुछ नहीं आता, चार ऑप्शन अच्छे से पढ़ूंगा, 3 ऑप्शन मेरे को एक जैसे लग गए कि हाँ भाई ये किसी से रिलेटेड हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन अलग लग रहा है, वही आंसर, मतलब ऐसे आप ट्राई करोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आ जाती है जिनके थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा सोल्व कर सकते हो और वो आपकी रैंक में एंट्री है। तो आपका ये जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो डज इट गिव यू एन एक्यूरेट इमेज कि आपको कितना पता है, आपकी तैयारी कितनी हुई है, प्रेपरेशन कितनी हुई है? एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन एक आइडिया तो लग ही जाता है कि अपन किस लेवल पे हैं, ठीक है। जितने ज्यादा लोग वो एग्जाम दे रहे हैं उसके हिसाब से तो लगभग पता चल ही जाता है कि आप कितने पानी में हो। फिर लेकिन उस पे ये स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए कि मेरा मॉक टेस्ट में रिजल्ट बेकार आया है तो मैं हमेशा बेकार ही करूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको नेगेटिवली लेते हो उस रिजल्ट को या फिर पॉजिटिवली। नेगेटिवली लेकर के बैठ सकते हैं लोग बाकी, यार मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ऐसा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका बेकार रिजल्ट आया फिर आप ये सोचो कि चलो अच्छा हुआ मेरे को अभी पता चल गया कि मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं अपना इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मेरी ये गलतियां होती है, मैं इनको दूर करके और अच्छे लेवल पे जा सकता हूँ। तो दोनों चीजें आदमी किसी भी तरीके से हो सकता है, यदि पॉजिटिव रखेगा तो उसको 100% बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और जितना एफर्ट करेगा उतना 100% बेनिफिट मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना फायदा। तो सर मतलब द बेसिक थिंग इज दैट वी शुड जस्ट वर्क हार्ड एंड देन मतलब लीव द एमसीक्यूज रेस्ट। वगैरह सॉल्व करें एंड वी शुड ऑल गिव मॉक टेस्ट्स मोस्टली। यस, और वर्क हार्ड, आपने कितने मॉक वर्क हार्ड टेस्ट? नहीं, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट Pardon me, sir? वर्क। Yes, sir. Smart work. True. यस सर। क्योंकि देखो वर्क हार्ड का मतलब हो गया मैं पूरी रोबिन्स पढ़ रहा हूँ, वो तो वर्क हार्ड है, 100% वर्क हार्ड है, उसमें से मैं केवल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के उनको इतना अच्छे से कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा हूँ, वो स्मार्ट वर्क है। मेरे को इससे फायदा होगा, पूरी रोबिन्स पढ़ के मैं कुछ सोल्व नहीं कर पा रहा तो मेरा क्या फायदा। हार्ड वर्क उसने भी किया जिसने पूरी रोबिन्स पढ़ी है, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ ना, मतलब आउटपुट निकलना चाहिए वर्क से, वो स्मार्ट वर्क है। सर और मॉक स्मार्ट टेस्ट में वर्क का लगभग जो 60। जो स्मार्ट वर्क आप बता रहे थे, तो मतलब वो मोस्टली जो हाईलाइट बनता है दैट इज थ्रू एमसीक्यू सॉल्विंग ओनली, राइट? या मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह देख के? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बनता है, जो आपके यूसी के अंदर एग्जाम्स में आते हैं उनसे बनता है, जो ग्रांट जो अपने वाइवाज होते हैं ना एग्जाम के, चाहे रेजिडेंट्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले या फिर कोई प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनके बिल्कुल ऊपर सर। आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो डिजीजेज अपने इंडिया में प्रिवलेंट है
वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पता चला कि कुछ है ही नहीं अपने इंडिया में, जबरदस्ती उसको पढ़े जा रहे हैं दमादम, कोई फायदा नहीं, तो वो वाला नहीं होना चाहिए मेन। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हर सब्जेक्ट के जो ज्यादा कॉमन नहीं है, वो अपन को ग्रांट टेस्ट से पता चल जाता है। मतलब मेनली सारा जनरल नॉलेज ही होता है जो कॉमन इम्पोर्टेंट सेंस। सब्जेक्ट्स हैं। यस सर। एंड मॉक टेस्ट एक्सेट्रा एंड एमसीक्यू सॉल्विंग वो हम लोग इंटर्नशिप के ड्यूरिंग शुरू करें, नीट पीजी से 1 साल पहले। नहीं, क्वेश्चन सोल्विंग आप जब भी नोट्स पढ़ लिए हैं आपने, उसके साथ में कर सकते हो, यदि कर सकते हो। यस बाकी सर। जो ग्रांट टेस्ट वाला पार्ट है वो आपको 1 साल पहले करना है। तो अब सर जैसे अब नेक्स्ट वाला जो सिनेरियो है उसमें तो लाइक उसके एनालॉगस अगर हम लोग करें तो मतलब वी शुड स्टार्ट स्टडीइंग इन द 4th ईयर इटसेल्फ, एमसीक्यू सॉल्विंग एटसेट्रा, ग्रैंड टेस्ट एंड मॉक हाँ टेस्ट वगैरह। बिल्कुल। मतलब ये सेइंग कि ग्रैंड टेस्ट वगैरह हम लोग नेक्स्ट वाले हैं, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन 4th ईयर इटसेल्फ। हाँ मतलब 4th ईयर एज सच नहीं, जब आपका वो फाइनल ईयर की चीजें कंप्लीट हो जाए, चाहे आप उसमें 6 महीने लगा रहे हो, क्योंकि देखो फाइनल ईयर की जब तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगी ना, तो मॉक टेस्ट के अंदर भी 150 क्वेश्चन तो क्लिनिकल के होंगे, 150 नॉन क्लिनिकल के होंगे। आप नॉन क्लिनिकल तो कर पाओगे, 150 वाले जो अड़ेंगे ही नहीं। तो आपको पहले उसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो नहीं थी। जब भी आपका फाइनल ईयर का कंप्लीट हो जाए उसके जस्ट बाद में आपको चालू कर देना है। और इसीलिए अपना जो भी फाइनल ईयर का जो नेक्स्ट वाले हैं उनको फाइनल ईयर के जितना अर्ली से अर्ली फेज के अंदर वो अपनी फाइनल ईयर को कंप्लीट कर लेंगे, उनको उतना ही ज्यादा टाइम ग्रांट टेस्ट देने का और उसको अपनी गलतियां सुधारने का मिलेगा। बिल्कुल सर। तो अब सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जो आप जैसे लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन नोज दैट नीट पीजी इज एन ऑनलाइन एग्जाम, राइट? हम्म। तो सर मतलब हाउ वाज द एग्जाम सेंटर, मतलब वहां जाके डिड यू फेस एनी टेक्निकल इश्यूज? मेरा एग्जाम सेंटर बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मतलब वहाँ पे किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं थी, शांति से जाके बैठे। मतलब बिल्कुल डिस्टेंस भी बढ़िया थी। वो आईडीजेड था, मतलब ये जो स्पेशल सेंटर्स बनाते हैं ना, वो था वो। मतलब वो केवल ही एग्जाम कराने के लिए था। तो टेक्निकली तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे बैच के जिनका और जगह सेंटर था, वहाँ पे कई जगह प्रॉब्लम आई। उनके तो कई कई बार 5-6 बार कंप्यूटर बंद हो गए। तो वहाँ पे फिर थोड़ा परेशानी होती है। देखो मेंटल प्रेशर डेवलप हो जाता है एक ही बार में। एक बार बंद हो गया तो अरे यार मैं क्या करूंगा, बंद हो गया, दूसरों का तो सही चल रहा है, वो वाला तो इशू रहता है। वहाँ पे तो आप जितना काम रह सकते हो उतना ट्राई करना चाहिए। लेकिन मैं खुद बताऊं, यदि मेरे साथ होता तो मैं कितना ही ट्राई कर लेता, लेकिन वो हो नहीं पाता है। लेकिन बेस्ट ट्राई करनी चाहिए काम रहने की, वो सबसे बेस्ट है। तो यस आप सर। जब प्रिपेयर कर रहे थे, आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा और आपने उसे टैकल कैसे किया? सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट देखो, मैं दो तरीके से बता सकता हूँ कि एक तो नीट के हिसाब से बताऊँ। नीट में मेरे को फोरेंसिक सबसे खतरनाक लगा, क्योंकि उसमें मेरे 10 में से 6 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है। और ऐसे पढ़ने के हिसाब से सबसे जो बोरिंग सब्जेक्ट जो लगा, वो मेरे को एक तो पीडिया लगता था। पीडिया से डर लगता था। पीडिया, फिजियो, फोरेंसिक, इन तीनों से मेरे को हमेशा डर लगता था। क्योंकि वो चीजें क्या ना, पीडिया को फाइनल ईयर में लाइटली ले लिया कि मेडिसिन से कर देंगे। पीडिया तो बच्चों की है, वही मेडिसिन है। पीडिया भी सेम ही है, बीमारियां लगभग सेम है, दवाइयों की डोज चेंज हो जाती है, मैनेजमेंट सेम करना है। तो उस चक्कर में पीडिया के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो छूट गए थे। इसलिए पीडिया में परेशानी आई, फिजियो में आई। फिजियो पढ़ी नहीं थी उस टाइम पे। वहाँ उसका भी एक रीजन था कि मेरी फर्स्ट टाइम थी आरपीएमटी में। तो वहाँ पे जो फिजियो में जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स लेते थे, वो जस्ट मेरे से कुछ पूछे बिना ही मेरे को बैठा देते। तो मेरा भी ये हो गया था कि चल अपने तो वैसे ही हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो उस चक्कर में थोड़ा सा फिजियो वीक रह गया। यस सर। सर मोस्टली अब जो ऑडियंस का क्वेश्चंस आ रहे हैं दे मोस्टली ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि वी फर्स्ट ईयर वाले अब जो सेकंड ईयर में हैं, अब जो सेकंड ईयर वाले जो थर्ड ईयर में हैं, हम्म, अब जो थर्ड ईयर वाले अब जो 4th ईयर में है प्रेजेंटली, जिन्होंने अपना अच्छे से क्रोनोलॉजिकली नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया। हम्म, तो ठीक मतलब है। प्रॉफ वाइज अब कैन यू जस्ट ब्रेक इट डाउन लिटिल कि भी कैसे करना चाहिए बंदे को अच्छे से, अगर उसने पिछला प्रॉफ अच्छे से नहीं किया तो? देखो सबसे पहले तो जो है वो जनरलाइजेशन है कि पीजी के साथ साथ यूसी की कैसे तैयारी करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि यस आपको सर। जब भी आप उस ईयर का पढ़ने वाले हो, तो आपको सबसे पहले तो लास्ट ईयर के यूसी के पेपर्स देख लेने चाहिए कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वो एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गया, आप फिर पीजी के लिए तैयारी कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप ऑनलाइन क्लास से कर रहे हो, ऑफलाइन क्लास से कर रहे हो, या फिर आपके खुद से बुक्स से नोट्स बना रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। वो करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि 60-70% पार्ट आपका कवर हो गया, कुछ पार्ट आपका रह गया। वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक से कर लेना है, यदि आपने उनको कोचिंग नोट से किया है। ठीक है।
ये तो आपका हो गया यूसी के साथ साथ पीजी वाला। अब जो फर्स्ट ईयर में उनको पीजी पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पहले एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी अच्छे से कर लो, ठीक है, वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में अभी अभी आए हैं तो पहले एमबीबीएस के लिए भी ओरिएंट हो, और एक बार अपने जो भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अच्छे से कर लोगे, सेकंड ईयर से अच्छे से प्रिपरेशन चालू कर दोगे तो कोई परेशानी नहीं। फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में पहला अपने तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करो। जो सेकंड ईयर में आ गए हैं वो सबसे पहला उनका काम होना चाहिए कि जैसे अभी मैंने बताया उसी तरीके से आपको सेकंड ईयर की सब्जेक्ट करनी है। 4 महीने में करो, 5 महीने में करो, 6 महीने में करो, 7 महीने में करो, वो आपको पहले सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपने यदि फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है अच्छे से तो फर्स्ट ईयर को ट्राई करो कंप्लीट करने। फर्स्ट ईयर एक बार कंप्लीट हो जाता है, कुछ टाइम यदि सेकंड ईयर में बच जाता है, क्योंकि 1.5 साल की सेकंड ईयर है, तो आप उसके अंदर प्री फाइनल की कोई सब्जेक्ट यदि पीएसएम पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आजकल पीएसएम फर्स्ट ईयर से चालू कर देते हैं पढ़ाना, पीएसएम का ट्राई कर सकते हो पढ़ने का। नहीं बैठ रहा है तो आप मेडिसिन को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, समझ में नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। जो थर्ड ईयर में आ गए जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आपको सेकंड ईयर चालू करना है, ठीक है। आपके पास जो भी शुरू के 2-3 महीने, क्योंकि आपने अभी भी एग्जाम तो दिया ही है, अच्छे से रट्टा भी है, तो आप यदि उसको 2-3 महीने बाद यदि उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप इजीली उसको 2-3 महीने के अंदर रिवाइज कर पाओगे। तो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट आप सबसे पहले रिवाइज कर लो, वो कंप्लीट होते ही आपको आ जाना है प्री फाइनल ईयर पे। प्री फाइनल ईयर को उसी तरीके से करना है कि आपको लास्ट ईयर के पेपर्स देखने, नोट्स बनाने, जो बच गया उसको टेक्स्ट बुक से करना है। फिर जो भी टाइम आपके पास बच जाता है उस टाइम को आप जो फाइनल ईयर की सब्जेक्ट है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑक्सीजन, इनमें से कोई सी भी एक मेजर एक माइनर सब्जेक्ट आप उठा सकते हो। जितना हो जाए उतना करना है। लास्ट का 1-1.5 महीना आपको अपनी यूसी की प्रिपरेशन के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो थर्ड ईयर वाले हैं उनके लिए फिर जैसे ही वो फाइनल ईयर में आते हैं, जितना जल्दी आप फाइनल ईयर में जितनी सब्जेक्ट कर सकते हो उतनी करनी। टाइम बचता है तो फर्स्ट ईयर को आपको कवर करना है। फिर उसके बाद में आपके पास यदि आपने अच्छे से टाइम मैनेज किया है तो जैसे आप इंटर्न में एंटर कर रहे होंगे तो आपके पास लगभग सारी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल होंगे, तो फिर आपको उनको रिवाइज करना है, ग्रांटर है, ये खत्म कहानी। लेकिन जो लोग यदि किसी बैच वाले हैं जो नेक्स्ट देने वाले होंगे, उनका ये फोकस रहना चाहिए कि फाइनल ईयर के स्टार्टिंग में ही जितना ज्यादा से ज्यादा आप कवर अप कर सकते हो सब्जेक्ट को उतना कर लेना है, और जो लास्ट टाइम है ना वो आपको टेस्ट के लिए बचाना है। जो फाइनल ईयर में है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया है, वो तो अब जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करनी है। देखो सबसे पहले फाइनल ईयर करनी है, जैसे अभी यूसी के साथ बताया वैसे करना है। उसके बाद में सेकंड ईयर करना है, पीएसएम प्लस सेकंड ईयर। उसके बाद में ईएनटी ऑक्टा पे क्या ना, अभी तक ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। जो नेक्स्ट देने वाले होंगे उनको ईएनटी ऑक्टा पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 60-60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले फाइनल ईयर वाले फाइनल ईयर की सब्जेक्ट करें, फिर पीएसएम और सेकंड ईयर की, फिर फर्स्ट ईयर और जो बीच की सब्जेक्ट है ना ईएनटी ऑक्टा, इनको कर लेना। मतलब प्री फाइनल एंड फाइनल ईयर वाले मतलब दे कैन लीव आउट द फर्स्ट प्रॉफ इफ दे डोंट हैव द टाइम फॉर दैट, लेकिन करना है वो, है ना, करना तो पड़ेगा ना, इंटर्न में, वो इंटर्न में देना पड़ेगा टाइम आपको। यस सर, है ना, सब्जेक्ट कोई सी नहीं छोड़नी है। मैंने फोरेंसिक छोड़ी थी, मेरे को पता है। बिल्कुल सर। जी सर, तो आपने एम्स का एग्जाम भी दिया था, आपने नीट के साथ बाकी एग्जाम्स भी दिए थे, तो लेकिन अभी नेक्स्ट जो हो रहा है इट सेज कि सारे लाइक एम्स, जिपमर, पीजीआई सबके लिए वन कॉमन एग्जाम होगा। तो इन दिस केस आपके उस पे क्या व्यूज है फिर, लाइक क्योंकि एम्स का डिफिकल्टी, नेक्स्ट का डिफिकल्टी, अगर नेक्स्ट का डिफिकल्टी एम्स की डिफिकल्टी जितना है तो फिर हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना डिफिकल्ट होगा? देखो डिफिकल्ट तो ऐसे नहीं बोल सकते, वो केवल एक पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने, है ना। वो क्वेश्चंस बहुत ही सुपरफिशियल पूछे हैं। जस्ट मैं नीट की बताऊं, जस्ट सुपरफिशियल क्वेश्चंस थे, जस्ट क्लिनिकली ओरिएंटेड थे। यदि आपको थोड़ा बहुत भी क्लिनिकल सेंस है कि इसके बारे में क्या करना है, आपने थोड़ा सा उसको सुपरफिशियली पढ़ा हुआ है टॉपिक को, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एज सच मेरे हिसाब से ज्यादा, क्योंकि जैसा और टीचर्स भी बोल रहे थे और बच्चे भी बोल रहे थे कि ये नीट का पेपर नहीं एम्स का पेपर था, है ना, तो वो कोई मैटर नहीं करता कि एम्स वालों ने पेपर बनाया हो चाहे नीट वालों ने बनाया हो। उनका मेन टेस्ट करने का ये है कि आपको क्लिनिकल नॉलेज कितना है, आप कितना इम्प्लाई कर सकते हो। जो वहाँ पे एग्जामिनर जो बना रहे हैं आपका पेपर, जो एग्जामिनेशन बॉडी है वहाँ पे, उनका मेन टारगेट ये है कि जो एमबीबीएस करने के बाद में बच्चा यदि कोई गांव में भी जाता है या फिर कुछ, मतलब उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके पास यदि कोई पेशेंट आ जाए तो उसको ट्रीट कर सके या उसको गाइड तो कर सके कि तो इस जगह पे चल जाए, यहाँ पे तेरा अच्छे से इलाज जाए। तो अपन को उसी चीज को दिमाग में रख करके मतलब फोकस करना चाहिए।
अब नीट, जिपमर और एम्स भी सब एक भी हो जाते हैं, उसका फायदा तो ये है कि सीट ब्लॉकिंग नहीं होती, क्या ना। और जो बच्चे जैसे एम्स में जाना चाहते हैं, उन्होंने नीट दे ली, नीट से सीट उठा ली, फिर वो पैसे देंगे, पैसे देके वो सीट छोड़ेंगे, फिर वो एम्स में जाएंगे। उसका फायदा हो जाएगा कि उनको एक्स्ट्रा जो इकोनॉमिकल बर्डन है वो हट जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि जो चांस होते हैं ना कि मैंने नीट देने का एक्स्ट्रा चांस मिल रहा है मेरे को, फिर मैं चलो नहीं हुआ तो एम्स दे लेंगे, नहीं हुआ तो फिर जिपमर दे लेंगे, वो चांस कम हो जाएंगे, अपने पास केवल एक ही चीज रह जाएगी। फिर वो मतलब वो यदि एग्जाम डे खराब हो गया फिर पूरी साल खराब है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन फायदा ये है कि आपको, जैसे अभी कुछ लोग होते हैं कि मैं तो केवल पर्टिकुलरली एम्स के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ, नीट के लिए तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वो वाला सिस्टम हट जाएगा। क्योंकि जो लोग एम्स को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, उनको नीट में भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर हो सकता है कि उनको एम्स में भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिले, है ना। तो वो वाला प्रॉब्लम है। तो यदि ये तीनों एग्जाम एक साथ हो जाते हैं तो फायदा तो ये है कि जो बार बार स्ट्रेस आ रहा है एग्जाम का कि वो मेरे नहीं को, होगा। वो नहीं होगा। और दूसरा ये है कि सीट ब्लॉकिंग वाला पार्ट नहीं रहेगा। तीसरा ये है कि इकोनॉमिकल जो जैसे जो भी टॉपर होते हैं ना, जैसे नीट में ले ली, अब उनको एम्स में जाना था, अब नीट की छोड़ तो सकते नहीं, काउंसलिंग तो करानी पड़ेगी। अब उनको यदि एम्स में जाना है तो वो नीट की सीट छोड़ के जानी पड़ेगी, तो वो एक तो सीट वेस्ट होगी। किसी एक जिसकी रैंक के भी बीच में थी उसको मिल सकती थी वो सीट, उसको भी नहीं मिलेगी, और उसका एक्स्ट्रा वो पैसे दे करके, जैसे महाराष्ट्र में बोल रहे 50 लाख कर, वो 50 लाख दे के जाएगा कहीं कितना, वैसे अलग अलग स्टेट के हिसाब से उतने पैसे उसको देने पड़ेंगे, तो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, एक सीट जा रही है, साथ में फिर एग्जाम देने का डबल बर्डन। लेकिन नुकसान केवल इतना सा है कि वो चांस कम हो जाएगा, एक ही चांस रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर आप एक बात बताइए, आपका जैसे सर ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, तो सर आपने इसके बाद मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में कुछ सोचा है कि मतलब आपने कहाँ करनी है, किस ब्रांच में करनी है? मैंने जनरल सर्जरी एमएमसी ले लिया ना, अच्छा। जनरल सर्जरी एमएमसी ले रखा है, सर, और अभी 2-3 दिन में कंग्रेचुलेशन ज्वाइन सर। कर लेंगे। हाँ हाँ, कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर, तो और यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस है, हम 10 मिनट रख रहे हैं उनके क्वेश्चंस के लिए। So now, if anybody wants to ask Dr. Shiv Kumar any questions, you can do so. Just raise your hands and we let you talk. But हम सिर्फ 5 क्वेश्चन लेंगे, तो जो भी पहले रेज करेगा हाथ उस हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। एंड प्लीज डू नॉट स्विच ऑन योर वीडियो, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। तो अब first question will be asked by, so I'm unmuting that person right now. Hello, are you there? Okay, so this person isn't asking the question, so I'm asking the another one. This is Akshat Gupta. हेलो अक्षत। So like if anyone wants to just ask the questions, like you can just type it on the chat box, and then we'll ask the question from Dr. Shiv. Or if you want to ask yourself, then you can raise your hands. Anything. Yeah, it's up to you. Like you can just tap on the chat box. So the first question is, what can be the preparation strategy for next exam being a first year MBBS by Gaurav? जैसे अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर में, जैसे अभी अभी आए हो ना, तो केवल फर्स्ट ईयर पे फोकस करो। सेकेंड ईयर जैसे ही आए तो आपको प्रिपरेशन चालू करना है। प्रिपरेशन में भी स्पेशली कुछ नहीं, आपको जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, उसको समझ में आ रहा है तो वो पढ़ सकते हो। साथ में आपको नोट्स बनाते जाने हैं। नोट्स बनाने का फायदा ये है कि आपको चीज़ें रिवाइज करने में ईजी रहेगा। हर साल के यदि आप नोट्स साथ साथ बनाते जाओगे तो फाइनल ईयर के स्टार्टिंग या मिड तक आप लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और आप उसको साथ में रिवाइज कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सर। जो नोट्स बना रहे हो उसके साथ में यदि क्वेश्चन कर पाओगे तो वो भी अच्छा है। लास्ट टाइम आपको वही, मतलब सबके लिए सेम है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन करने और ग्रांड टेस्ट देने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हो, ठीक है। और तो क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं छोड़नी है, वो करते नहीं छोड़नी है ना। yes sir. और जी क्लिनिकल सर, की अभी तो और इम्पोर्टेंट हो गया है क्लिनिकल पोस्टिंग। इफ यू आर प्लानिंग टू गिव नेक्स्ट, तो फिर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes sir. So the next question is, what should be the strategy of making notes? Because mostly the people, they're not able to make notes during the classes. तो मतलब अगर classes में कोई बंदा notes नहीं बना पाता, तो how should he proceed towards making the notes? क्लास में नोट्स नहीं बना पाता तो मतलब क्लास में तो नोट्स बन ही जाते हैं ना। देखो यदि नहीं भी बन रहे हैं तो बगल वाले से आप कॉपी करके बना सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी स्पीड बहुत स्लो थी, जो टीचर के साथ मैं भी नहीं लिख पाता था। मैं तो
दो लोगों के बीच में बैठता था, मैं कभी भी कॉर्नर वाली सीट पे बैठने का ट्राई नहीं करता था, दोनों तरफ वालों का देख देख करके लिखता था, ठीक है। लेकिन मेरा मेन फोकस था कि अपना कॉन्सेप्ट बने। सर जो भी पढ़ा रहे हैं आपको ये, चाहे आप कोचिंग की क्लास में हो चाहे कॉलेज की क्लास में हो, सब इम्पोर्टेंट होता है ना। जो भी वो पढ़ा रहे हैं ना उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि क्या बताना चाह रहे हैं। वो यदि एक बार समझ में आ गया ना, तो आपको नोट्स, आपने यदि थोड़ा सा भी कुछ लिख लिया तो आपको चीजें याद आ जाएगी। आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, केवल नोट्स बनाने पे ध्यान दिया और कुछ छूट गया तो फिर आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सर मेन ये ना, फोकस आपका नोट्स बनाने में कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए। सर दिस क्वेश्चन वाज इन द सेंस कि भी जैसे शुड बी प्रोसीड कि हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री उनके हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए, या शुड बी गो सिस्टमैटिकली कि भी न्यूरोलॉजी के बारे में नोट्स बनाएंगे या नहीं, हम कार्डियोलॉजी के बारे में बनाएंगे? क्लिनिकली ओरिएंट करके बनाने चाहिए या ऐसे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से? यस देखो सर। दोनों तरीके बेस्ट है ना, लेकिन दो जो अच्छे तरीके होते हैं उनमें से सबसे अच्छा तरीका वो होता है जो इजी हो, है ना। यस सर। सिस्टमेटिक वाइज अपन बनाएंगे तो वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में होगा उसको न फार्मा का पता, न पैथो का पता, न मेडिसिन का पता, है ना। जो यदि प्री फाइनल ईयर में भी है तो उसको मेडिसिन में थोड़ा परेशानी होगी। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका सब्जेक्ट वाइज चलने का। आप उसको इंटीग्रेट जरूर कर सकते हो, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं कहूँ कि शुरू के फर्स्ट सेकंड ईयर को छोड़ देते हैं, अपन ने प्री फाइनल ईयर में कोई यदि मेडिसिन पढ़ना चालू करता है और वो उसने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए, कोई परेशानी नहीं, वो इंटीग्रेट कैसे क्लिनिकली सेंस में कैसे पढ़े। जैसे आप एमआई के कोई भी एमआई पढ़ रहे हो कार्डियोलॉजी में, तो एमआई के बारे में आप जो कुछ पढ़ सकते हो, एमआई यानी हार्ट, हार्ट में ब्लड सप्लाई, आप जो कुछ भी उसके बारे में सोच सकते हो वहीं पे इंटीग्रेट करने का ट्राई करो। यानी यस मैं एनाटॉमी पढ़ा मैंने, तो मैं हार्ट के बारे में ये सोचूंगा कि एनाटॉमी में क्या इसकी ब्लड ब्लड सप्लाई है ना, क्या डोमिनेंस क्या होता है, कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। ये एक एनाटॉमी वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। फिजियो के बारे में अपन पढ़ सकते हैं कि मतलब क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, मतलब कैसे ये वर्क कर रहा है, फ्रैंक स्टॉलिंग लो, जो भी है अपन को जो भी याद आ जाए उस टाइम पे वो याद कर लेना चाहिए, यस ठीक सर। है। मेन फिर पैथो फार्मा तो 100% आनी ही चाहिए, ठीक है। और फिर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, एक सिस्टम वाइज, तो वो थोड़ा टफ पड़ता है, और एक सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना करके उसको खुद से इंटीग्रेट करने का ट्राई करो, तो वो बेस्ट तरीका है। यस उससे सर। क्या ना, आप हर सब्जेक्ट पढ़ते टाइम इंटीग्रेट करोगे। जैसे मैं यदि फाइनल ईयर में हूँ, मैंने कार्डियो पढ़ते टाइम ये कर लिया था, फिर वापस यदि मैं पैथो रिवाइज करते टाइम फिर से मैंने यही चीजें रिवाइज की, फिर मैं फार्मा पढ़ रहा था फिर से मैंने ये रिवाइज की, तो आप कितनी बार तो रिवाइज कर लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। वो मेरे को ज्यादा ठीक लगता है। जी तो सर सर, अब तो यहाँ अभी एक सर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया यहाँ पे कि सर मतलब फर्स्ट प्रॉफ से लेके फोर्थ ईयर एंड फिर उसके बाद इंटर्नशिप, तो सर मतलब इन इस ड्यूरेशन में व्हाट वाज योर टाइम शेड्यूल, मतलब अलग अलग प्रॉफ के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल? देखो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल था मेरा, क्या ना। फर्स्ट ईयर में मैं एसएमएस जयपुर में पढ़ता हूँ। मैं होम टाउन दौसा है मेरा, वहाँ 66 किलोमीटर पड़ता है, वो 66 किलोमीटर, हाँ। तो मैं डेली अप डाउन करता था। तो सुबह 6 बजे निकलता था ट्रेन से, 7 सवा 7 बजे कॉलेज पहुंचता था, 8 बजे से क्लास होती थी। तो 8 से 10 क्लास, 10 से 12 डाइसेक्शन हॉल, 12 से 2 बायोकेमिस्ट्री या फिर फिजियो की जो भी प्रैक्टिकल्स होते थे वो, फिर 1 घंटे का कोई भी एक्स्ट्रा या तो एनाटॉमी का डेमोन्स्ट्रेशन होता था या पीएसएम की क्लास होती थी। वो खत्म होने के बाद ही मैं 3 बजे जैसे ही खत्म हुआ, 3:30 बजे की ट्रेन पकड़ता था, और ट्रेन पकड़ने का ट्राई करता था, छूट गई, रेलवे स्टेशन पे बैठो, नेक्स्ट ट्रेन का वेट करो। मतलब मैं लगभग शाम को 5-6 बजे घर पे पहुंचता था। थोड़ा बहुत खेलने का काम करा, खेले वेले, थोड़ा बहुत यदि कोई उसके सब स्टेज है तो डायग्राम वायग्राम बनाए, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, 10 बजे सो जाते थे, सुबह उठो फिर। मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। सेकंड ईयर से फिर मैं हॉस्टल में रहने लगा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रूम्स नहीं मिलते ना। सेकंड ईयर में हॉस्टल में रहते थे, तो फिर बहुत ही ज्यादा शुरू में तो कोशिश की कि 10 बजे सोने वाला सिस्टम रखें, फिर वो चेंज होते होते 2 बजे वाला हो गया। तो उस टाइम पे मेरा यही रहता था कि क्लास मैंने कोई नहीं छोड़ी, क्लास मैंने सारी अटेंड की, क्लिनिकल पोस्टिंग्स मैंने सारी अटेंड की। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के अंदर क्या ना, जाते तो हैं अपन, लेकिन रेजिडेंट्स होते हैं वही भगा देते हैं कि जा यार, क्या अभी थर्ड सेमेस्टर में आ गया, क्या करेगा ना। तो ऐसे भगाते तो सबको थे, हमको भी भगाया, 4-5 बार भगा दिया, लेकिन फिर भी जाते रहे। वो क्या होता है, बिना कुछ सोचे कि ठीक है कहेंगे तो कह लेंगे, डरना नहीं है किसी से भी। बॉस ही तो हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, कुछ कह देंगे तो क्या है, अपना सीखने के लिए थोड़ी डांट वाट चलती है।
ऐसा करके चल जाते थे, तो थोड़ा बहुत उनको भी लगा कि ठीक है यार सीखने का मन है, तो वो सिखाने लग गए। ठीक है, तो क्लिनिकल पोस्टिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी, मैंने क्लासेस यूजुअली नहीं छोड़ी, मतलब कोई इमरजेंसी हो गई तो छोड़ दी, वो बात अलग है। क्लासेस रेगुलर अटेंड की, क्लिनिकल पोस्टिंग उसके बाद का जो भी टाइम होता था, मतलब जैसे 4 बजे हमारी क्लासेस खत्म हो जाती थी, उसके बाद का जो भी टाइम होता था वो फिर हम सेकेंड ईयर से मैं क्लास ऑफ क्लैंस खेलने लग गया था, तो उसमें लगाता था दोस्तों के साथ खेलने में, स्विमिंग की तरफ जाते थे तो कभी उधर, ऐसे मतलब टाइम पास करते थे। मैं बीच में सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो थर्ड सेमेस्टर हुआ था उसमें मेरे 47 नंबर आए थे, मैंने बताया था। उसके बाद से मैंने ट्राई किया था कि मैं थोड़ा पढूं, तो मैं लाइब्रेरी 2 घंटे जाता था, 4 से 6, और मैं रॉबिन्स पढ़ने का ट्राई करता था। मैं 5-6 दिन गया था, 3-4 पन्ने पढ़े थे, उसके बाद में फिर मैंने बंद कर दिया। तो शेड्यूल वही जस्ट यही है कि 8 से 4 तक जो फिक्स था उसमें अपने क्लासेस और क्लिनिकल पोस्टिंग ही रखता था मैं, उसमें जबरदस्ती फेर बदल करने का ट्राई नहीं करता था। बाकी टाइम रिक्रिएशन और थोड़ा बहुत पढ़ने में। जी सर। सो सर, मीनाक्षी कौशिक हैज अ क्वेश्चन। मैं उसे अनम्यूट करती हूँ। मीनाक्षी। Hello. हाय Hello. मीनाक्षी। Hi. Hi. Sir, I want to ask how to overcome the stress after enjoying all day and then start preparing for exam at last hours. कौन से ईयर में हो आप? First year, sir. फर्स्ट ईयर में? अच्छा, देखो स्ट्रेस किसी चीज का नहीं लेना है, ये देखो जो भी अपन ने टाइम लगा दिया वो तो वापस ला नहीं सकते। स्ट्रेस यदि लेंगे तो थोड़ा टाइम अपना वेस्ट ही होगा। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि मैंने आज पूरा दिन खराब कर दिया, फिर मैं नेक्स्ट डे यही सोचता रहूँ यार मैंने कल का दिन खराब कर दिया, अब तो मेरा इतना पीछे हो गया, मैं अब क्या करूंगा, तो 2-3 घंटे में उसमें और वेस्ट कर दूंगा। उससे अच्छा है ना कि हो गया जो हो गया, अब मैं तो उसका तो कुछ कर नहीं सकता, जितना हो गया उसको आगे से चालू कर देना है। ठीक है, यदि आपने एंजॉय में एक दिन खराब कर दिया कोई बात नहीं, एंजॉय भी करना चाहिए अपने रिक्रिएशन के लिए, उससे ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो क्या पता आप नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया या नहीं किया। मैं मेरी खुद की बताऊँ कि इंटर्न में लास्ट में नवंबर में किसी रीजन से मेरा 1 महीने में पढ़ाई नहीं कर पाया, तो अब तो मैं, आप तो एक दिन का कह रहे हो, यदि मैं 1 महीने को लेकर के बैठ जाता कि यार मैं तो 1 महीना नहीं पढ़ पाया, तो फिर मेरा, और जो तो नवंबर में, तो मेरी कुछ, मैं कुछ कर ही नहीं पाता ना। वो वाली चीज, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जो टाइम वेस्ट हो गया वो तो हो गया, वो होना था तो हो गया, अब अपन उसका कुछ नहीं कर सकते, और जबरदस्ती उसके बारे में सोचेंगे तो और वेस्ट करेंगे, तो फिर वो बेवकूफी है ना? जो हो गया उसको छोड़ो, जो कर सकते हैं उस पर फोकस करो। और वैसे भी फर्स्ट ईयर में इतना टेंशन नहीं होता, टाइम वेस्ट हो गया तो कोई बात नहीं। So, sir, जी now सर। we सो have नेक्स्ट a क्वेश्चन। sir. गो Now अहेड, we गो have अहेड। a question by Satyendra Rohila. So, can we just unmute him, please? हेलो शिव सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर कि जैसे नेक्स्ट वीक 2017 बैच देगा सर सबसे पहले, तो सर थर्ड ईयर में सर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए सर मेनली, जिससे आप क्लिनिकली ओरिएंटेड हो जाए सर, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर सकते फाइल सर। थर्ड ईयर में ना, हाँ हाँ देखो क्लिनिकली ओरिएंट होने के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको क्लिनिकली ओरिएंट करके पढ़ सकते हो। हाँ, मतलब आप खुद से सोच सकते हो उसके बारे में कि इसमें से क्या क्लिनिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसको किस जगह से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बारे में ये कि अपन थर्ड ईयर से कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो अभी जैसे आप सेकंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में आए हो, तो आपको सबसे पहले सेकंड ईयर की चीजें वापस से रिवाइज कर लेनी चाहिए, उसके नोट्स बना लेने चाहिए यदि आपने नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने उसको पढ़ा है यूसी के लिए, तो आप उसको बहुत ही कम टाइम में, 1 महीने में, 2 महीने में उसको कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले सेकंड ईयर कर लो, फिर आपको थर्ड ईयर का जितना भी, थर्ड ईयर को करना ही है उसको यूसी के हिसाब से कर लो, वो भी लगभग 3-4 महीने में हो जाएगा। तो आपके पास फिर जो भी जितना भी टाइम बचता है यूसी की, जो आपके पीयूसी यूसी के पहले का 1-1.5 महीना निकाल दो, उससे पहले आपके पास लगभग 1.5-2 महीने बचेंगे। उसमें जो भी आपकी इच्छा हो वो पढ़ लो, मेडिसिन पढ़ सकते हो, सर्जरी पढ़ सकते हो, और यदि उधर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो पीएस, ये अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ट्राई कर सकते हो कि एनाटॉमी पढ़ लो, फिजियोलॉजी, और जिसमें भी इंटरेस्ट आए वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। यदि आपने पहले बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए ना, प्री फाइनल ईयर में हो तो सबसे पहले तो प्री फाइनल सेकेंड ईयर फिर प्री फाइनल ईयर जो भी
आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट कर सकते हो, उसको प्री फाइनल में कंप्लीट कर लो, और फाइनल ईयर के अंदर आपको जितना जल्दी से जल्दी फाइनल ईयर को कंप्लीट कर सकते हो विद फर्स्ट ईयर, वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। सर जैसे सर मेडिसिन सर्जरी सर ये बहुत लंबे लंबे सब्जेक्ट्स होते हैं सर, तो हाँ। इनको करने में सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सर, तो उसको कैसे मैनेज करें सर? ये तो देखो अपन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एमडी मेडिसिन होती है वो 3 साल की होती है ना, और अपन फाइनल ईयर के अंदर ही 9 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उस चीज को अपन ये नहीं कर सकते कि मेरे को मेडिसिन पूरी करनी है। अपन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज है जो अपने लेवल पे इम्पोर्टेंट है, क्या चीज है जो यूसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज है जो पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज ऐसी है जो क्लिनिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ मतलब एटलीस्ट एमबीबीएस लेवल पे अपन को इतना तो आना ही चाहिए। तो वो चीज अपन को प्रायोरिटाइज करके पढ़नी है, ठीक है। हर चीज पढ़ेंगे अपन तो फिर वो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो सर अपन वन लास्ट क्वेश्चन सर। हम्म, सर जैसे हम सर बार बार रिवाइज करते हैं सर किसी सब्जेक्ट को, हम्म, सर मान लो सर आप पैथो कर रहे हो सर, हाँ तो सर एक स्टेज के बाद सर आप बोर हो जाते हो, मान लो सर आपने एक रिवीजन किया तो उसके बाद आपको लगता है सर अब तो सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उस पे हाँ कैसे हो सकता है? ठीक है। तो हेलो, सर उसको कैसे, तो सर हाँ उसको कैसे ज्यादा से कोई ज्यादा? बात नहीं, जब जैसे ही अपन बोर हुए तो उसके 2 तरीके हैं उसको हैंडल करने के। यदि पढ़ने का और मन है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़, ठीक है। और यदि पढ़ने का ही मन नहीं है तो जो करने का मन है वो कर लो। उसके बाद में अपन, मेरे को लगता नहीं है कि 1-1.5 घंटे से ज्यादा अपन को कुछ रिक्रिएशन करने की जरूरत होती है। यदि 1 घंटा भी अपन ने अच्छे से रिक्रिएशन किया तो दिमाग फिर से हो जाता है कि चलो अब पढ़ सकते हैं। तो आप वापस से पैथोलॉजी पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ सक रहे हो तो पढ़ लो, नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। Yes, हेलो, sir. Hello. Yes, sir. So, next question by Shreya Dev. Can she be unmuted, please? Hello. Hello, Shreya. Hi, Shreya. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ऐसे था कि अगर सपोज मैंने ग्रैंड टेस्ट दे दिया, उसके बाद मेरी गलतियां हुई है, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स? गलतियों को आपने कैसे सुधारा? आपने कुछ दिन बाद वापस रिवाइज किया या फिर तभी के तभी वापस उस पे वर्क किया? देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गलतियां तो सभी करते हैं और सब सेम गलतियां करते हैं, है ना। उन गलतियों को, गलतियां पता भी सब लोगों को चल जाती है कि मैंने ये गलती कर दी। मतलब आपने आसपास के लोगों को भी कहते हुए सुन लिया होगा कि मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, वो मेरे को आता नहीं था। लेकिन वहां पे आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि वो गलती क्यों हो गई मेरे से, मतलब मैं ऐसा क्या रीजन रहा कि मेरे से ये गलती हुई, और आपको उस रीजन को ट्रीट करने का ट्राई करना चाहिए। ये नहीं, देखो यदि मैं कोई ग्रांड टेस्ट देता हूँ, मैं एग्जाम्पल से बताऊँ कि मैंने कोई ग्रांड टेस्ट दिया, ठीक है, और 300 में से मेरे 220 क्वेश्चन ठीक हो गए, जिन और 80 क्वेश्चन गलत है। मैंने 160 क्वेश्चन तुक्के मारे थे, यानी गैस क्वेश्चन थे 160, और 160 में से 60 क्वेश्चन मेरे 160 में से क्वेश्चन मेरे तुक्के सही हो गए और 80 तुक्के मेरे गलत है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को पूरा का पूरा जितने 300 क्वेश्चन है ना, उनको वापस से रिवाइज नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो फिर कितनों को करना है? जो मैंने गैस मार्क किए थे, ठीक है। तो मेरे को 160 क्वेश्चंस को रिव्यू करना है, रिव्यू प्लस एनालाइज, ठीक है। उसके अलावा जनरली तो 160 में से लगभग 70-75 क्वेश्चन आपने जो गलत किए हैं वो हो जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अपन को ऐसा लगता है कि मेरे को आता था, मतलब मैंने उसको गैस मार्क नहीं किया था, फिर भी वो गलत हो। तो यानी आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं जो गैस थे और गैस के अलावा जो गलत हुए थे, मैं ये कहूँ कि जैसे मेरे 160 थे, जिनमें से 90 मेरे तुक्के सही हो गए, 70 मेरे तुक्के गलत हो गए, और 10 मेरे को जिनमें मैं कॉन्फिडेंट था वो भी गलत हो गए। तो मेरे को टोटल 170 क्वेश्चन को वापस से रिव्यू करना है, ठीक है। अब मैं रिव्यू कैसे करूंगा कि 170 क्वेश्चन है, उनको मेरे को सारे क्वेश्चन को, चाहे वो सही है चाहे गलत है, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसको पढ़ूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मैं जब ये क्वेश्चन कर रहा था तब मैंने क्या सोचा, और जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है क्या ये वही एग्जैक्ट है जो मैंने सोचा। नहीं है तो मैंने क्या गलती की, क्या उसमें से डिफरेंस था, उसको मैं एब्जॉर्ब करने की ट्राई करूंगा कि ये मैंने गलती की, इसको मैं सुधार लेता हूँ, इसको मैं याद कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो अपना, ठीक है, अपन ने ऐसा करते हुए 170 क्वेश्चन कंप्लीट कर। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है एनालाइज वाला। एनालाइज मेरे को करने जो मेरे रॉन्ग हुए हैं, यानी 80 क्वेश्चंस को मेरे को एनालाइज करना है। मेरे को 160 क्वेश्चंस को नहीं करना, मेरे को 80 क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि मैंने इसको गलत क्यों किया। मैंने पहला क्वेश्चन देखा, यार ये तो आता ही नहीं था,
ठीक है, अपने आपको ये कह दो कि ठीक है, ये आपको आता नहीं था, आपने पढ़ा नहीं है, जब भी आपकी ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगी, आप इसको पढ़ लोगे तो आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, ये तो आउट हो गया, इस क्वेश्चन के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वो ये था, तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहले देखा हुआ है, ये मैंने नोट्स में भी पढ़ा हुआ था, और मेरे को इन दोनों ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो गया और अब मैं इसको सही नहीं कर पाया, मैंने गलत ऑप्शन यूज कर लिया, यानी आपका रिवीजन की प्रॉब्लम। तो आपको रिवाइज करना चाहिए। अब रिवाइज के भी दो तरीके हैं, एक तो आप जाओ फिर कॉपी खोलो फिर उसको रिवाइज करो, और उससे अच्छा तरीका ये है कि आपने जिस जगह जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है ना, मतलब अभी रिव्यू करते टाइम पे जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी उसी को वापस से पढ़ लो, और ये करो कि अभी ये गलत नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको वापस से नोट्स में जाने की बजाय उसी जगह पे उसको कवर करने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, दो हो गए। तीसरी गलती अपनी क्या हो सकती है कि अपन कोई सिली मिस्टेक कर, सिली मिस्टेक सब बोलते हैं कि मैंने सिली मिस्टेक कर दी, लेकिन सिली मिस्टेक असली में क्या है अपन को, जैसे मैं कहूँ कि मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा था, ये मेरे को अच्छे से आता था, लेकिन मैंने इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया, ये एक सिली मिस्टेक है ना। सब फिर मैं ये कहूंगा कि यार मैंने पढ़ लिया और गलत पढ़ लिया, अगली बार मैं सही पढ़ लूंगा, लेकिन ये तरीका नहीं है, क्योंकि मैं जैसे अगली बार जाऊंगा तो क्या पता मैं गलत पढ़ जाऊं वापस से, क्योंकि मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने उसको गलत क्यों पढ़ा था, मेरे से क्या गलती हो गई कि मैं उसको गलत पढ़ गया। तो फिर उसको आपको उसके मेन कोज पे जाना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं जब वो क्वेश्चन पढ़ रहा था उस टाइम पे जहाँ पे मैं टेस्ट दे रहा हूँ वहां पे कोई आ गया, मेरा कंसंट्रेशन वीक हुआ, मेरा ध्यान उस तरफ चला गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए मैंने इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको उस चीज पे फोकस करना है कि मेरा रीजन ये था कि मेरी कंसंट्रेशन वीक हुई क्योंकि कोई आ गया, यानी आपको ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, एग्जामिनेशन सेंटर मतलब एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि ऐसा आगे नहीं हो। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है, ये तीन चीजें होगी है ना। सिली मिस्टेक्स के और भी कई तरीके हो सकते हैं कि क्या आपने सिली मिस्टेक कर दिया, आपने गलत पढ़ लिया, या फिर आपने कॉमन सेंस नहीं लगाया, आपको आता था आपने खुद पे विश्वास नहीं किया, बहुत सारी चीजें जो आपको जैसे जैसे जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रांट टेस्ट हो गए अपने आप पता चलती जाएंगी। ठीक है, फिर लास्ट टाइप ऑफ एरर होती है कॉन्सेप्ट में, जो मैंने बताया था ना कि 10 क्वेश्चन है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये तो मेरे को आता है, लेकिन आप से फिर भी वो गलत हो गया, तो वहां पे कॉन्सेप्ट वाली एरर होती है। ये मेरे को अच्छे से आता था लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ गलती थी जिसकी वजह से ये गलत हो गया, तो आपको वहीं पे उस कॉन्सेप्ट को सुधार देना है। तो अभी क्लियर है कि हाँ सर। जो भी तरीका है ना, मतलब इसी तरीके से करना है। फिर ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैंने जो 300 क्वेश्चन किए थे उनमें से मैं केवल 170 क्वेश्चन ही रिवाइज कर रहा हूँ, 130 में भी तो मेरे कुछ तुक्के थे जो मैंने देखे हैं। उसका ये है कि जैसे जैसे आप अगली बार जो अपन तुक्के मारते हैं ना, उनमें से यदि अगली बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो 70% चांस होते हैं कि वो गलत होंगे, और वो आपके वापस से गलत वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, वो जितने ज्यादा आप ग्रांट टेस्ट दोगे उनको अच्छे से रिव्यू करोगे तो उसमें कवर अप हो जाते हैं, है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। Yes, sir. क्लियर है? Thank you so much. Thank you. This was really helpful. Thank you. Yeah. Sir, Okay. so now we'll be taking up the last question. Sir, it was by Akshat Gupta. So can you just please unmute yourself, Akshat Gupta? Hello? Okay, so I guess he isn't there. So then so sir, like now concluding the webinar, so I'll just like to ask you a last question. Like, do you have some message for the future aspirants? कोई भी any message you'd like to give? सबसे इम्पोर्टेंट तो कि यदि आपको कुछ करना है तो एक्सक्यूज देना बंद कर दो, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। दूसरा ये है कि जबरदस्ती का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस वाले बहुत, मतलब ऐसा है कि लाइफ में स्ट्रेस तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उस स्ट्रेस को यदि लेके अपन बैठ गए ना तो आगे का टाइम भी अपन वेस्ट करेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स और बाकी लोगों से टच में रहना चाहिए, जिससे अपना जो ये डिप्रेशन वाला पार्ट है ना, आज ही मैंने वो जस्ट अभी सेशन से पहले देखा था सुशांत राजपूत वाला, तो वैसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो तो आपको बात करनी चाहिए, है ना। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एम होना चाहिए गुड डॉक्टर बनना है। ये नहीं कि अपन को एग्जाम पास करनी है ना, अपन को पेशेंट को ट्रीट करना है। एग्जाम कैसे भी पास कर लेते हैं, मेरे को बहुत सारे तरीके बताए, मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस तरीके से एग्जाम पास, लेकिन आपको जेन्युइनली ये रहना चाहिए कि यार मैं
एक अच्छा डॉक्टर बनूं, पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करूं, सिंपैथेटिकली ट्रीट करूं, ये मेन अपना एम होना चाहिए। बस पढ़ते रहो, स्ट्रेस नहीं। मोटिवेशन की कहीं भी कमी आए तो टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, और वर्क हार्ड सब करते हैं, स्मार्ट वर्क ज़्यादा। Yes, sir. एक्सक्यूज थैंक देना यू बंद सो करो। मच सर। आई थैंक यू, हमें पता है आप बहुत बिजी है, लेकिन थैंक यू हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और हम सबको गाइड करने के लिए कि हमें कैसे करना चाहिए। So it was an honor having you here, and all those who are watching it, thank you so much for staying through. And we'll upload it on YouTube as well, so that you don't miss anything. And the DB's, the Dr. Bhatia's link, the e-Gurukul 7-day free trial, that'll be mentioned, that has been put in the description in the chat box, and it will be sent via the WhatsApp groups also. So be sure to check it. So stay safe and stay home. I'll end this meeting now. Thank you so much.